बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इस वक्त न्यू पाकिस्तान और मैं हूं ज़रिया अफराज और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे पाक फौज की उन कुर्बानियों के हवाले से जिसकी वजह से अमन को फलने फूलने का मौका मिल रहा है। जिस तरह चित्राल में हम देख रहे हैं कि कैलाश कबीले को अमन की बदौलत ही दोबारा खुशियां मनाने के मौके मुयस्सर आए हैं। कैलाश कबीले के तारीखी चामौस त्यौहार का वादिये बम्बोरियत, बरेर और मबूर में बाकायदा आगाज हो चुका है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 7 रोज़ा ये सकाफती त्यौहार है चामोस, जहां मुख्तलिफ रसूमात और रिवायती रक्स मौसीकी जारी है और रात को बोन फायर का त्यौहार भी मनाया जाता है। और जो मकामी अफराद वहां पर मौजूद हैं उन्होंने पाइन दरख्तों की शाखों को आग लगाने की जो रस्म है वो भी अदा की है। और अच्छा, इस फेस्टिवल की खूबसूरती ये है अनवार कि जब भी ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है हर साल, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की सयाह दोनों ही वादी कैलाश का रुख करते हैं। और फिर अगर देखा जाए तो त्यौहार जो है वो कैलाश की तीनों वादियों रंबोर, बरीर और बम्बोरियत में मनाया जा रहा है। इस वक्त त्यौहार में जानवरों की कुर्बानी, आटे से मुख्तलिफ खानों की तैयारी, बॉन फायर समेत कई दीगर त्यौहार भी मनाए जाएंगे। और ये भी है कि इसके साथ साथ पाक फौज की जो अमन के लिए की जाने वाली काविशें हैं उसकी वजह से स्वात के सयाहती मकाम यानी कि मालम जब्बा में पाक फौज के ताउन से जीप एंड हाइक रैली के दूसरे एडिशन का जो है वो भी आगाज हो चुका है। और वादी स्वात में सर्दी की आमद के साथ ही सयाहत में भी खासा इजाफा हो चुका है। बिल्कुल। और रैली में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर से जो 30 जीप और 15 बाइक्स हैं वो हिस्सा ले रही हैं। इस रैली के शुरका ने पेशावर मोटरवे इंटरचेंज से अपने सफर का आगाज किया और सड़कों और ऑफ रोड सफर करते हुए रैली मालम जब्बा पर इख्तिताम पजीर हुई है। इन इलाकों में जो मेलों का इनकाद है वो इस बात का सबूत है कि पाक फौज पुरअमन पाकिस्तान के लिए किस कदर कोशिशों में मसरूफ है। मनाजिर भी हम देख रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत मनाजिर हैं। इन तमाम बाइक रैली के, जीप रैली के और जो मेला वहां पर मुनक्किद किया जा रहा है और जो इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं उसके लिए पाक फौज की काविशें बिल्कुल काबिल तहसीन है। और अनवार सिर्फ ये एक हिस्सा नहीं है जहां पर पाक फौज के अमन की वजह से लोग पुरअमन तरीके से फेस्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम मुल्क के दीगर शहरों के भी हवाले से बात करें तो वहां पर इस वीकेंड पर बहुत सारे अच्छे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें झलमक्सी के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। वो भी हर साल मुनक्किद की जाती है क्योंकि पीसफुल इन्वायरमेंट हो तब भी आप इस किस्म की एक्टिविटीज और फेस्टिविटीज को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर ब्राइडल कटोर वीक जो कि इस वीकेंड ऑर्गेनाइज हुआ, फिर माशाल्लाह आप भी हमें वॉक करते हुए नजर आए। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप हमेशा हमें इस तरह से रैंप पर वॉक करते हुए नजर आए। ठीक है जी। तो जनाब अब आगे बढ़ते हुए टॉप स्टोरीज को शामिल करते हैं। सियासी जोड़ तोड़ शुरू, कौन किससे इत्तेहाद करेगा? मसनूई बारिश भी लाहौर में स्मोक खत्म ना कर पाई। मछली खाने के शौकीन हो जाएं होशियार। घुटनों में दर्द का इलाज मुमकिन है मगर कैसे? और वही हुआ जनाब जिसका डर था। ये मैं कोई हादसे की बात नहीं करने लगी बल्कि पाकिस्तानी टीम के साथ जो हादसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, आइंदा मैचेस में भी हो सकता है, उसके हवाले से बात करें हम लोग अनवार। क्योंकि इससे रिलेटेड जो सिचुएशन हमने देखी है इसमें प्रेडिक्शंस तो हो रही थी लेकिन इतनी खौफनाक शिकस्त मिलेगी ये नहीं सोचा था। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। जिस तरह से टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा था वी आर हियर टू बीट देम, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सका। हम तो मेरा ख्याल है अच्छे से कंपीट भी नहीं कर पाए हैं। पर्थ में होने वाले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़े मार्जिन 360 रन से शिकस्त दी है। जहां टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 233 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। पाकिस्तान ने जब हदफ के ताकुब में बैटिंग शुरू की तो 2 रन पर ही हमारी पहली विकेट गिर गई और फिर ऐसा लगा कि पूरी टीम काफी जल्दी में हमें नजर आ रही थी कि तू छल में आया, वो वाला कुछ हिसाब था। और फिर पूरी ही टीम 89 रन पर आउट होकर होटल चलती बनी जी। और खैर अच्छी चीज ये है कि टीम को अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने का एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया है, जिसके हवाले से लोगों की बातें भी चल रही थी कि फैमिलीज को लेकर ये गए हैं सभी लोग। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, उसका मेरा ख्याल है हमें नहीं इशू बनाना चाहिए। फैमिलीज अगर साथ हैं
तो नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जब आपकी परफॉर्मेंस आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं ना, तो जो आपके साथ जो भी चीजें चल रही है ना, लोगों की नजर उन चीजों पर नहीं रहती है। एक तरफ परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है और आपका घूमना फिरना हर तरह से तनकीद होती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की शिकस्त पर, जैसे कि आपने भी टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का जो बयान शेयर किया, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस किया। दूसरा बयान है, अच्छा इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की शिकस्त पर पहले भी हमारे पास अच्छे ऑप्शंस मौजूद थे, आगे भी बड़े अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, और एक ही मैच की कारकर्दगी पर फैसला नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हमें वर्ल्ड कप में भी जो हमने फैसले किए हमें वो भी नहीं करने चाहिए थे, शायद इसको भी सोचने की हमें जरूरत है। खैर, सीनियर तजियाकार इस वक्त हसनैन लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बात करेंगे, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसका फेल होना कोई आज की बात तो है नहीं, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस तो वैसे ही पाकिस्तान के लिए बड़ा डरावना ख्वाब है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूंगा कि ये स्टील के स्ट्रक्चर पर जो घास वाली पिच है, इस पर खेलना क्या ज्यादा मुश्किल काम है? देखिए अनवार, सबसे पहले आपका शुक्रिया जरिया और आपको गुड मॉर्निंग। ये घास वाली पिच हो या फिर ग्रीन टॉप विकेट हो या फिर जो भी विकेट हो, आप वहां पे गए रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। आप इंट्रो में कह रहे थे ना जी कि वो बाबियां हमारी वहां पे मौजूद हैं, और जरिया आपने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया कि जब सारी चीजें ठीक हो रही होती है ना, कोई बंदा पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन अब आप जब खराब कारकर्दगी देंगे तो ये भी सवाल उठेंगे कि 18 रुकनी टीम के साथ 17 मेंबर्स क्यों गए, फिर हमारी बाबियां वहां पे क्यों मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल के मैच की अगर प्रिसाइसली बात की जाए तो कल का मैच पाकिस्तान के लिए कल हारना मेरे हिसाब से एक बहुत शर्मिंदगी है कि 87-89 रन पे आपकी सारी की सारी टीम बुक हो जाती है। आपके जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते, और एक बहुत सवालिया निशान है इस पूरे मैच के ऊपर। देखिए, दो आपके स्पीयर हेड थे, एक शाहीन शाह अफरीदी, वो हमें परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए, जिनको बॉलिंग को लीड करना चाहिए था, लेकिन इस तरह लग रहा था कि बॉलिंग को एक इनिंग्स में आमिर जमाल लीड कर रहे और दूसरी इनिंग्स में खुरम शहजाद लीड कर रहे हैं। और जहां तक बाबर आजम का ताल्लुक है, देखिए अब बहुत लंबा अरसा हो चुके हैं, आप देख चुके, नेपाल के खिलाफ आखिरी दफा सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, उसके बाद उनकी 50s तो हैं, लेकिन वो 50s भी इतनी कन्विंसिंग नहीं है। और अब टेस्ट क्रिकेट में भी बाबर आजम फेल हो रहे हैं। जिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अपने घर में पाकिस्तान में 50-60 की एवरेज से खेल रहे हैं, उसी ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ वो 26 की एवरेज से खेल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। आपके सीनियर प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना होगा। कल हफीज साहब ने कहा कि हमारे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो मैं हफीज भाई से पूछूंगा कि अगर आपके पास वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो मेरे हिसाब से फिर कुक करने वाले का मसला है, फिर कोचिंग स्टाफ का मसला है, जो 25 लाख रुपया 30 लाख रुपया ले रहे हैं, जो एक दिन का लाख रुपया ले रहे हैं, उन लोगों का मसला है कि जो उन तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को सही से अप्लाई नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से पोटेंशियल मौजूद था, लेकिन पोटेंशियल को अप्लाई नहीं किया गया। आपके पास प्लान नजर नहीं आ रहा था, ना प्लान ए था, ना प्लान बी था, ना प्लान सी था। अच्छा, आपने ये कहा ना कि हसनैन के बोर्ड ने भी फैसले बेहतर तरीके से नहीं लिए। हमने देखा कि अबरार इंजर्ड हुए और उनकी जगह फिर साजिद खान को बुलाया गया, लेकिन बुलाने के बावजूद उन्हें फिर से परफॉर्म नहीं करवाया गया। जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि अबरार भी के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें खिलाया नहीं जा रहा। अब अबरार इंजर्ड हैं और साजिद वहां पर है, तो साजिद भी खेल नहीं रहे। तो फिर ऐसे फैसले क्यों किए जा रहे हैं कि जब आपने प्लेयर्स को साथ तो लेकर जाना है, लेकिन प्लेयर्स को खिलाना नहीं है। मीनवाइल मैं इमाम के हवाले से भी बात करूंगी। जब हम लोग मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें जो अपनी ओपनिंग स्किल्स है उन्हें थोड़ा सा मजीद मॉडरेट करने की जरूरत है, उन्हें भी स्ट्रेटेजी को रिविजिट करना होगा अगेन एज ओपनर? देखिए, दो सवाल आपने किए, एक तो स्पिनर वाला, उसका जवाब मैं दे देता हूं, फिर मॉडर्न डे क्रिकेट पे आते हैं। आपने साजिद खान को रातों रात बुलाया, उसको पर्थ बुलाया, और ऐसा लग रहा था जैसा साजिद खान खेलेगा या फिर नुमान अली खेलेगा, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर हमें फहीम अशरफ साहब याद आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फहीम अशरफ का रोल क्या है। क्या वो कोई बेन स्टोक हैं, क्या वो कोई रविंद्र जडेजा हैं, क्या कोई वो युवराज सिंह है? मतलब कि हम पिछले 5-6 साल से फहीम अशरफ के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। ना वो क्वालिटी के बॉलर हैं, ना वो क्वालिटी के बैटर हैं। फील्डिंग शायद वो क्वालिटी की कर सकते हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी पर्ची शायद उनके पास मौजूद है। मैं अब कहना नहीं चाहता कि किसकी पर्ची है किसकी नहीं है। कुछ लोग हफीज के ऊपर भी आप इशारे कर रहे हैं कि हफीज ने शायद उनको खिलाया है, इससे पहले भी उनको जो टीम में लाया गया था तो इंजी के ऊपर बातें हुई थी कि एक तबलीगी जमात के साथी ने उनको कहा है कि फहीम अशरफ को लाया जाए। मतलब उनको खिलाना लाजमी था कि आप दूसरी तरफ स्पिनर को नहीं खिला रहे। जहां पर सलमान अली आगा बहुत ज्यादा हमें इफेक्टिव नजर आए, वहां पर अगर एक रेगुलर स्पिनर होता तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता। और जहां तक जरा आपने सवाल किया मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट हर बंदा आता है ना, वो यही नारा मारता है
कि मॉडर्न डे क्रिकेट, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट से हम कोसों दूर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की वजह से, आपके ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब की वजह से जब हम श्रीलंका के खिलाफ तेज खेलते हैं, आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले हमने श्रीलंका को श्रीलंका में हराया, तो लोगों ने कहा कि ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ये पाक बॉल है, बेसबॉल के बाद अब पाक बॉल आ चुका है। लेकिन वही पाक बॉल जब अच्छी टीमों के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो कहां पे चला जाता है? बेसिकली सारी जो माइंड गेम है वो खत्म हो जाती है। ये जो बेसबॉल है या पाक बॉल है, ये लेसर अपोजिशन के खिलाफ अच्छी हो जाती हैं, और जो तगड़ी अपोजिशन होती हैं उनके खिलाफ हमारे प्लेयर्स ही एग्जीक्यूट नहीं करते। और इसकी सबसे बड़ी वजह पिछले 3-4 साल में जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो तजुर्बात हुए, मैं उनको समझता हूं अगर ये तजुर्बात ना होते तो शायद ऐसे रिजल्ट्स जो है वो हमें तवत्तुर से देखने को ना मिलते। लेकिन एसलैंड आप क्या देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया ने यकीनी तौर पर हमें आउटक्लास किया है। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट हम लोग नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट होती है वो भी नजर नहीं आ रही, इस तरह से हार जाना। दूसरा, शाहीन के हवाले से मैं एक बार फिर से सवाल करना चाहूंगा। बड़े हमारे प्राइम बॉलर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब उन पर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है? उन्हें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया जा रहा। मुसलसल वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मुसलसल वो लीग्स भी खेलते आए हैं, अब पाकिस्तान सुपर लीग भी वो खेलेंगे, फिर नायब कप्तानी उन्हें दे दी गई, T20 की कप्तानी उन्हें दे दी गई, तो एक्स्ट्रा बर्डन शाहीन पर क्यों डाला जा रहा है? देखिए अनवार, जहां तक शाहीन का ताल्लुक है, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन क्या शाहीन अपने ऊपर बर्डन खुद डाल रहे हैं या फिर पीसीबी डाल रही है, ये भी सोचने की बात होगी। अगर आपने शाहीन को कप्तान बनाया था तो आपने क्या सोच के बनाया था? आपको याद होगा आज से 1.5-2 साल पहले जब शाहीन इंजर हुए थे, उससे पहले वो वाकई शाहीन था। वो जिस रफ्तार से गेंदबाजी करवाता था, जिस रफ्तार से वो विकेट्स लेता था, उसका डंका पूरी दुनिया में बजता था। लेकिन जब से उसकी वापसी हुई है, एक तो आपने उसको प्रॉपर रिकवर नहीं होने दिया, उसकी इंजरी के दौरान ही उसकी वापसी करवाई गई, ऊपर से उसका पेस कम हो चुका है, 130-32 का पेस है। तो यहां पर शाहीन को खुद सोचना चाहिए था कि उनको T20 का कैप्टन बना दिया गया। आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंसेज आपके सामने, आप पूरे टेस्ट मैच में हार्डली 1-2 विकेट ले पाए, मतलब अगले टेस्ट में भी आप अगर 1 या 2 विकेट ले पाएंगे तो आपकी क्या, आप कहां के स्पिरिट रह चुके हैं। सो ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो है, ये हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको खुद भी सोचना चाहिए कि हमने अपना वर्कलोड किस तरह मैनेज करना है। आप जॉश हेजलवुड को देख लीजिए, आप पैट कमिंस को देख लीजिए या स्टार्क को देख लीजिए, यार वो 15-20 साल से ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, और ये नहीं है कि वो लीग भी नहीं खेल रहे, वो लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल रहे हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं खेल रहे कि जिस तरह हमारे शाहीन शाह अफरीदी साहब खेल रहे हैं। बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। हमने मसला ये बना लिया कि शाहीन शाह अफरीदी को या बाबर आजम को हमने अपनी मजबूरी बना लिया कि ये T20 भी खेलेंगे, ODI भी खेलेंगे और टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे। और जब बोर्ड ये फैसला करता है, अभी पिछले दिनों ये फैसला हुआ है कि शादाब खान शायद न्यूजीलैंड की सीरीज में मौजूद ना हो, फिर फैसला हुआ कि रिजवान को और बाबर आजम को आराम दिया जाए, तो सोशल मीडिया पे एक कोराम मच गया, और फिर बीच में हफीज का भी बयान आ गया कि मुझे सीनियर प्लेयर्स चाहिए। तो मसला ये है कि हमें सोशल मीडिया के प्रेशर से निकलना होगा। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में भी आके कहता हूं कि आपने जो प्लानिंग्स बनानी है वो मुझे देख के, अनवार आपको या जरियाब को देख के या सोशल मीडिया को देख के नहीं बनानी। आपने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, 5-10 साल का। चाहे हम बातें करते रहे, उसके बाद आपके पास जवाब होगी जी हमने ये प्लान बनाया था। आप चाहे बातें करते रहे, लेकिन हमने इसको एग्जीक्यूट किया, और आज देख लीजिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं या फिर टेस्ट चैंपियनशिप जीत रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने जितने भी चीजें हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजी है, वो इस वजह से बनाते हैं कि जब अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरी बात अगर किसी को अच्छी लग गई तो वो एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी, मेरी बात किसी को बुरी लगी तो इसकी अपोज करके तो वो इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट अगर करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो हसनैन, हमारा बोर्ड हो या फिर हमारी सिलेक्शन टीम हो, वो कहते हैं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों के तारे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपकी आंखों के सामने भी मौजूद हो लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मैं मोहम्मद अब्बास के वाले से बात कर रही हूँ, जो कि काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं सेम वेदर कंडीशंस के साथ, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नहीं खिलाया जा रहा। और मीनवेल हम ये भी देख रहे हैं कि शाहीन के पैरेलल अगर हम लेकर चले तो उनका पेस अटैक ऑलमोस्ट शाहीन से कहीं ना कहीं मैच करते हुए, तो उन्हें नजरअंदाज क्यों किया जाता रहा है टीम की तरफ से? देखिए जरियाब, वो आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जो नजरों में होता है वो आंखों का तारा होता है, और जो नजरों में ना हो पता नहीं कहां पे होता है। देखिए मोहम्मद अब्बास का जो पेस है ना, 127-28 का पेस है, लगभग इसी पेस के साथ आजकल शाहीन शाह अफरीदी भी गेंदबाजी करवा रहे हैं। और जिस वक्त वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद अब्बास को हम इस वजह से पिक नहीं कर रहे कि ऑस्ट्रेलिया में सीम नहीं चलती, स्विंग चलती है। मैं वहाब रियाज से उस वक्त का पूछ रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर जो कि सीम बॉलर समझा जाता था, ग्लेन मैकग्रा, उसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से होता है, उससे 200-250 विकेट ऑस्ट्रेलिया में ही ली होगी। तो ये मंतक मुझे समझ नहीं आती। फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं कि हम हसन अली को काउंटी की कारकर्दगी पर सिलेक्ट कर रहे हैं, और मोहम्मद अब्बास क्योंकि सीम बॉलर है इस वजह से उनको नहीं लेके जा रहे। और मोहम्मद अब्बास पिछले 5 साल में काउंटी में 3 साल में 50+ विकेट्स ले चुके हैं, और 2 साल में
40+ विकेट्स ले चुके हैं। बेस्ट ऑफ मोहम्मद अब्बास हम देख चुके हैं। पिछले दिनों मोहम्मद अब्बास मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। मैंने उनको पूछा अब्बास कि हम आपका बेस्ट ऑफ मोहम्मद अब्बास देख चुके, तो उन्होंने कहा नहीं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब्बास को वापस देखेंगे, और अब्बास अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिनको ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हसनैन आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम पहली पाकिस्तानी इनिंग्स देखें, बैटिंग लाइन देखें, पहली इनिंग्स में फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन दूसरी इनिंग्स में तो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नजर आए हैं। आप क्या देख रहे हैं अगले टेस्ट मैच में? फिर क्या करना होगा? फिर से एकदम से तब्दीलियां करेंगे? देखिए, हफीज ने इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव बात की कि हम इस टेस्ट की कारकर्दगी को देखकर एकदम से तब्दीली नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि एक फहीम अशरफ एक ऐसा वीक लिंक है जिसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, एक स्पिनर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह खुरम शहजाद ने, आमिर जमाल ने परफॉर्म किया, उनको तो आप ड्रॉप करना सोच नहीं सकते। अब शाहीन शाह अफरीदी को क्या आप ड्रॉप करना सोच सकते हैं? ये अब हफीज खुद बताएंगे। या फिर साइम अयूब को इंडक्ट किया जाए अब्दुल्ला शफीक या इमाम उल हक की जगह। ये इन फ्यूचर में हम 1-2 तब्दीलियां कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर तब्दीली हम करेंगे तो एक दफा फिर हम डिजास्टर की तरफ जाएंगे। और जहां तक रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट की बात की है, तो ऑस्ट्रेलिया में मैं सिर्फ पिछले प्रोग्राम में भी आपको यही कहा था कि हम अगर 5 दिन क्रिकेट खेल जाए ना, एक इज्जत एहतराम के साथ कंपेटिटिव क्रिकेट खेल जाए, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ये मतलब तीसरे दिन मैच हार जाना, चौथे दिन मैच हार जाना, 89 पे सारी बैटिंग लाइनअप बुक हो जाती है, तो इस तरह की शिकस्त यकीनी तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े करेगी। यानी एटलीस्ट ड्रॉ करने की जो पोजीशन है उसमें तो हम आ जाए किसी ना किसी तरह से। डिपार्टमेंटल क्रिकेट अब हम देख रहे हैं कि दोबारा शुरू हो चुकी है। आप क्या समझ रहे हैं, ये फिर कितना अच्छा इकदाम है? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे बड़े डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि पीछे हो चुके हैं। ब्रॉडकास्टिंग की बात करूं वो भी पीछे हट चुके हैं, PIA की बात करूं वो भी पीछे हट चुके हैं। आई थिंक SSGC जो है उसने भी अपनी टीम, SNGPL बैक्यूपाड़ा जिसमें बड़े सुपरस्टार्स थे, उसने भी अपनी टीम पीछे कर ली है। डिपार्टमेंट इस वक्त हमने बहाल तो कर दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो कि बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करती रही, पाकिस्तान क्रिकेट पे इन्वेस्ट करती रही, वो पीछे हट चुकी है। लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रॉफी कराची में जारी है, और वहां पे भी अनवार में आपको बताता चलो कि परफॉर्मेंसेस कुछ इसी तरह कि एक टीम अगर 200-250 रन बनाती है तो दूसरी टीम 80-90 रन या 150 रन बना पाती है। सो अभी हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में वापस जो तब्दीली आई है, मैं समझता हूं कि इनको वापस रहना चाहिए और 5-10 साल इनको दिया जाए, ताकि जब डिपार्टमेंट क्रिकेट या आपका सिस्टम मजबूत होगा तो अल्टीमेटली आपकी टेस्ट क्रिकेट मजबूत होगी। जब आपकी PSL मजबूत होती है, आपने देखा होगा उसकी समारात हमें T20 क्रिकेट में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। T20 में हमारी अच्छी टीम बनती है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, लिस्ट ए की क्रिकेट, ये जितने भी क्रिकेट है ये स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली इसका असर जो है वो टेस्ट टीम पे भी पड़ेगा। अच्छा, इन जहां पे हमने इतनी सारी बातें की, वहां पर एक और प्लेयर है हसनैन जिनके बारे में हम बात करना भूल गए। मैं बात करने जा रही हूँ सरफराज अहमद के हवाले से। वो भी एक सीनियर प्लेयर्स में उनका शुमार होता है और काफी अरसे से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। उन्हें क्या हुआ है, वो क्यों नहीं चल पा रहे? डोमेस्टिक में तो अच्छा खासा परफॉर्म करके चले गए, लेकिन वहां पर जहां पर खेलने की बारी आई है, जहां पर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए हमें इंटरनेशनली जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वहां पर तो वो भी हमें कुछ इतनी नजर नहीं आ रही फॉर्म में। देखिए, वो मैंने परसों ट्वीट भी किया था कि मुझे लगता है कि जिस तरह सरफराज आउट हो रहे हैं और रिजवान के हवाले से पोस्ट आ रही है, तो रिजवान शायद डॉन ब्रेडमैन है। मसला ये है कि सरफराज पिछली 10 इनिंग्स में तकरीबन 3 से 4 50s बना चुके हैं, एक आध उनकी सेंचुरी है। इस मैच में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए, लेकिन आपको पता है कि ये कराची लाहौर की या कराची पेशावर की एक जंग चलती रहती है क्रिकेट में भी। वैसे भी हम PSL में भी देखते हैं तो वहां पर भी एक राइवलरी होती है। तो ये जो कराची वाले जर्नलिस्ट हैं या कराची वाले दोस्त हैं, वो सरफराज को सपोर्ट करते हैं। मैं इस्लामाबाद से बैठ के सरफराज को सपोर्ट करता हूं उनकी परफॉर्मेंसेस पे, और इसी तरह जो है रिजवान जब टीम से ड्रॉप हुए थे तो उनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी बैड थी, इस वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी ये लड़के, अहमद शहजाद हो गए, उमर अकमल हो गए, सरफराज हो गए, रिजवान हो गए, ये जब टीम से ड्रॉप होते हैं ना तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम में अहमद शहजाद को डिस्कस किया, तो अहमद शहजाद ने 2014 में आखिरी सेंचुरी लगाई थी, ODI क्रिकेट में भी, T20 क्रिकेट में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी, और उसके बाद वो 3 साल पाकिस्तान टीम में रहे। वो 50 या सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे, 50s उनकी 1-2 थी। तो इस वजह से बंदा ड्रॉप होता है और इसी वजह से रिजवान भी ड्रॉप हुए थे। अभी सरफराज की रीसेंट पास में परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं समझता हूं कि अगले मैच में भी सरफराज को मौका देना चाहिए। वो एक सीनियर प्लेयर हैं और वैसे भी उनकी जो मेरे हिसाब से उनके कैरियर का एक ट्वाइलाइट चल रहा है। अगर एक सीरीज अगर वो और फेल हो गए तो उसके बाद मेरे ख्याल है सरफराज का किस्सा तमाम हो जाएगा, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है, और वैसे भी 36-37 साल के हो चुके हैं। तो ये कंपैरिजन में एकदम चले जाना कि सरफराज नहीं कर रहे, अगर सरफराज नहीं कर रहे तो बाबर ने क्या किया, अब्दुल्ला शफीक ने क्या किया, इमाम उल हक ने क्या किया, सऊद शकील ने क्या किया, आगा सलमान ने क्या किया। तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली कलेक्टिवली सबकी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से तो काम नहीं चलेगा।
अगर हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना है या एटलीस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है। ठीक है हसनैन, आप अभी किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान सुपर लीग का भी हम देख रहे हैं आगाज होने वाला है। किसी को भी स्टार बनना है तो उसकी कोशिश है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में जाए, शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट खेले। पाकिस्तान के पास अब आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए? बोर्ड को क्या करना है कि हमारे पास जो टेस्ट क्रिकेट है उसके भी प्रॉपर प्लेयर्स हों, ये नहीं कि T20 की टीम वनडे भी खेल रही है फिर वो टेस्ट भी खेल रही है, वो तनकीद का निशाना भी बन रही है, वो अपनी फिटनेस भी खराब कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है अनवार आपका। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट होगी, ओडीआई क्रिकेट होगी या फिर T20 क्रिकेट होगी, इसको हमें थोड़ा सा बाइफरकेट करना होगा। जिस बंदे की जो जॉब होगी उसको ये देनी होगी। जिस तरह आपने पीएसएल की बात की, पीएसएल से जो टैलेंट आता है उसको आप T20 क्रिकेट में यूज करें या एटलीस्ट ओडीआई क्रिकेट में भी अगर यूज करना है तो आपने उस प्लेयर का टेम्परामेंट देखना है। मसला ये है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा मसला ये बन रहा है कि हमने पिछले 3-4 साल में 7 से 8 प्लेयर्स ऐसे रखे हुए थे जिनको हम टेस्ट क्रिकेट भी खिलाते थे, ओडीआई क्रिकेट भी खिलाते थे, T20 क्रिकेट भी खिलाते थे। जब तक आपने स्पेसिफाइड नहीं कौन से आपके प्लेयर्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट अलग से खेलेंगे, ओडीआई क्रिकेट अलग से खेलेंगे और T20 क्रिकेट अलग से खेलेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और काम करना होगा, क्योंकि ऐसा पूल ऑफ प्लेयर बनाना होगा जो कि 6-7 प्लेयर ऐसे होंगे जो कि सिर्फ प्रायोरिटाइज करें पाकिस्तान क्रिकेट को। ये नहीं कि पाकिस्तान की टीम वहां पे मौजूद है तो आप हारिस रऊफ की तरह वहां पे बिग बैश खेल रहे हो या फिर उसामा मीर की तरह वहां पे खेलो। खैर उसामा मीर तो शायद हमारी टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं थे। तो इस तरह की चीजें करनी होंगी और प्रॉपरली हर सेटअप के लिए, हर फॉर्मेट के लिए हमें अलग टीम बनानी होगी, तब जाके रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। जो सिचुएशन हम अभी देख रहे हैं हसनैन, वहां पर तो हमें ये लग रहा है कि हमारे पास किसी भी फॉर्मेट के ना पूरे प्लेयर्स मौजूद नहीं है और उसमें बहुत अरसा दरकार है। अभी हमें मजीद और कितना वक्त लगेगा कि हम अपनी फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंगली, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, अपने प्लेयर्स की एक टीम, एक खेप को तैयार कर सके। देखिए इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन मसला यह है कि एक स्टेबिलिटी होती है जो बोर्ड में होती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि दौर में एक स्टेबिलिटी थी बोर्ड में, तो वो 3 साल आपने देखा होगा कि बाबर आजम इन कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि बाबर आजम के साथ जो बंच ऑफ प्लेयर्स थे वो उस वक्त भी वही थे, लेकिन वो अभी भी वही हैं। उस वक्त सारी चीजें कंट्रोल थी, मीडिया भी कंट्रोल था, मीडिया भी इतना ज्यादा नहीं बोलता था क्योंकि सबको पता था कि स्टेबिलिटी है। एहसान मानी साहब का दौर था, उसके बाद रमीज हसन राजा साहब का दौर था। तो जब आपके बोर्ड में स्टेबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब आपकी पॉलिसीज में तसल्सल नहीं होता, जब आपके बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं होती, जब आपको ये नहीं पता कि 3 महीने बाद आपका कोच कौन होगा, आपका चेयरमैन भी कौन होगा, आपका बॉलिंग कंसल्टेंट कौन होगा, तो तब जाके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। और मैं जितने भी क्रिकेटर्स से अपने प्रोग्राम में बात करता हूँ वो यही कहते हैं कि जब आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता तो आपको आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर चीजें डिपेंड करती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। जब बोर्ड में स्टेबिलिटी आएगी, हमारा सिस्टम स्टेबल होगा तो डेफिनेटली टीम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, योर पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। 1.5 माह कबल मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 8 फरवरी की तारीख के हतमी ऐलान और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तारीख को पत्थर पर लकीर करार दिए जाने के बाद पूरे ही मुल्क में तासुर था कि अब इलेक्शन में मजीद किसी भी किस्म का कोई इल्तवा, कोई खदशा जन्म नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां भी प्रोग्राम के मुताबिक जारी थी। रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिप्टी रिटर्निंग अफसरों की तरबियत भी शुरू की जा चुकी थी, लेकिन फिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने उमैर नियाजी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और इससे पहले के इंतखाबात इल्तवा का शिकार होते चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फौरी इक़दाम ने मुल्क को इस सूरत हाल का शिकार नहीं होने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने ये देखा कि दौरान समाज चीफ जस्टिस ने इंतहाई अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि जमहूरियत को डिरेल करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन हम इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं। अब पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी और इसके साथ ही अब इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग मुल्क भर में दोबारा शुरू कर दी गई है। डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि मुल्क भर में इस वक्त सियासी गहमा गहमी भी खासी बढ़ चुकी बिल्कुल। और आसिफ अली जरदारी केपीके के दौरे पर मौजूद हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने केपीके के रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने की हिदायत की हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने
माजी की निस्बत एक अलहदा लाइन इख्तियार कर रखी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, नून लीग और पीपल्स पार्टी से आम इंतखाबात में इत्तेहाद ना करने का ऐलान करते हुए ये कह रहे हैं कि इस वक्त एक लाडले और सुपर लाडले के लिए माहौल बनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना साथ ही सारे मौसमों के आजमाए हुए लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। सरदार लतीफ़ खोसा ने लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है और ये कहा है कि बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, सिर्फ मुल्क और जमहूरियत के मफाद में फैसला किया है। दूसरी जानिब परवेज़ खटक हम देख रहे हैं कि वो डे बाय डे जो बानी पीटीआई हैं उन पर बड़ी तनकीद करते हैं और ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान हठधर्मी करते थे, किसी की नहीं सुनते थे और वो सिर्फ अपनी ही चलाते थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम बातें अब क्यों की जा रही हैं? उस वक्त की जाती हैं जब आप पार्टी का हिस्सा थे और आप वजारत के मजे भी लूट रहे थे। बहरहाल इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उमैर रियाजी की हमने जो देखा लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त का जो मतलब है वो तो बानी पीटीआई ही है, तो क्या वो ये नहीं चाहते फिर कि उनके बगैर उनकी पार्टी इलेक्शन में जाए? आपके साथ भी कई दफा बात हुई जी कि खान साहब अपने अलावा किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी लिए भी कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की थी। अब उमैर नियाजी ने किसके कहने पे की, तो ये वजाहत उनकी पार्टी के जिन वकील ने की, अबू सलमान नियाजी ने भी कर दी, खुद उन्होंने भी कर दी कि ये बानी चेयरमैन की इंस्ट्रक्शंस पे हुआ था। अब बाकी तावीलें जो मर्जी दे, अली जफर साहब शर्मिंदा हुए फिर रहे थे क्योंकि जो बयानियां ये बना रहे थे कि जी हमें तो इलेक्शन हर सूरत में चाहिए, बस आप सिर्फ इलेक्शन करा दें और खंबे को वोट डल जाएंगे, तो वो तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया ना कि असल इशू ये है कि भाई मैं नहीं हूं तो फिर कैसे चलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए लोगों के कि भाई खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे जब आप इस तरह गए और फिर वहां पे आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में पहले भी बहुत ज्यादा इनको रियायतें मिली हुई हैं और वहीं से एक ऐसा फैसला वो जो अब कह रहे हैं ना जी 6 दिसंबर को हुआ था, 12 को हुआ, 13 को, भाई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जब ये आई थी, चाहे वो ऑटोमेशन सिस्टम से निकली, जब पता लग गया बिलफर्ज यही बात कि 6 दिसंबर का था, नोटिस हुआ 12 को हुआ, तो वो लेटर रिवाइज कर देते कि जी मैं अदलिया के ऑफिसर्स देने के लिए तैयार हूं। जिस अगस्त के लेटर की कहानी बनाई जा रही है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि मिलेंगे। उन्होंने कहा है आप शेड्यूल दे फिर हम देखेंगे। तो देखने का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त भाग रहा होगा कि जी कौन से अफसर लेने और कौन से नहीं लेने जी। आधा तो पाकिस्तान पंजाब है जहां से सारे ये आने हैं और बाकी हाई कोर्ट से भी इस तरह के फैसले आ चुके हुए थे। मार्च में ये बिल्कुल कह चुके थे, फरवरी में, कि हमने देने ही नहीं है आपको। पर लाहौर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने तो दोबारा किया, तो हाई कोर्ट से या पीटीआई ने उस दौरान क्या काम किया था? चले हाई कोर्ट ने नहीं किया, पीटीआई ने कितनी कोशिश की थी इलेक्शन कमीशन से जाके बात करके रुकवाने की। जब टाइम था 2 नवंबर में और 12 दिसंबर में बहुत बड़ा फर्क है। 2 नवंबर को 8 फरवरी की डेट आ गई थी। तो अब बहरहाल मैदान सजने को है और मेरा ख्याल है कि अब दिलचस्प मरहले शुरू हो रहे हैं। कल से वो इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है वो नाफिज हो जाएगा क्योंकि 19 को नोटिस इशू होने हैं और 20, 21, 22 को कागजात नामजदगी जमा होने हैं। तो अगले जो 22 की शाम तक हमें पता चल जाएगा आजाद कितने लोग लड़ रहे हैं, पीटीआई के डायरेक्ट जो सियासतदान है वो कितने लड़ रहे हैं, वकला ने। लेकिन सर कैंपेन पे तो नहीं की जाने दी जा रही ना आमिर साहब। आप कह रहे हैं कि खंबे को वोट डल जाएंगे, खंबे को वोट कैसे डलेंगे जब रात को खंबे जो है वो चौक कर दिए गए? हमने देखा कि हर तरफ जो था वो इंटरनेट सर्विसेज जो थी वो मुअत्तल थी। भाई कुछ लोगों ने जाके जलसा वर्चुअली अटेंड करना था ना, पूरे पाकिस्तान ने तो नहीं करना था। देखें, ये आपको मैंने सबसे स्टार्ट में ये बात कही थी, खान साहब को पॉलिटिकल रास्ता लेना था। उनकी रियासत के साथ लड़ाई है, आपने लड़नी है आप लड़ लें, मैं तो नहीं लड़ रहा उसको, ना मैं जेरे बहस लाऊंगा। क्यों? 9 मई के बाद जो रास्ता लेना है वो आप लोग ले लें। आप बैठे हुए मेजबान हैं, बड़े तकड़े सवालात करते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन कर लें कि भाई आप ये क्यों इंटरनेट डाउन करते हैं, निगरान हुकूमत को कर लें, बिल्कुल मुझे कोई इशू नहीं है, कर लें, मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस ठीक है। लेकिन इसी मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फिर हुदूद से तजावुज क्यों किया? गैर जरूरी उजलत में फैसला उन्होंने क्यों किया? अगर अदलिया के अफसरान इंतखाबात ना कराएं, इलेक्शन कमीशन और एग्जीक्यूटिव भी ना कराए तो फिर कौन कराएगा? ये आखिर मामला चल क्या रहा है? बार बार इंतखाबात के हवाले से सवालिया निशान क्यों है? आसिफ अली जरदारी कह देते हैं 8 से 10 दिन ऊपर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान कह देते हैं कि धुंध होगी, सर्दी होगी। सियासतदान कुछ भी कहते हैं, इसका मतलब
सियासतदान हमेशा से, इमरान खान ने 35 पंक्चर कहे थे ना, जब वो आरओज के इलेक्शन जरदारी साहब ने 2013 में कहे और इमरान खान साहब ने कहा कि सारे के सारा इफ्तिखार चौधरी का किरदार ही शर्मनाक था, आरओज का किरदार शर्मनाक था, और फिर हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। जब आप एक इदारे को इस तरह रिडिक्यूल करते हैं, 2018 में आपके लिए सहूलतकारी थी, सारा सब कुछ ठीक था, फिर अदलिया ने फैसला किया कि वो पीछे हट रही है, तो अदलिया से पूछें, रिटें करें, इनके पास माहिरीन है वकला के। जब ये जाके एतजाज अहसन और लतीफ खोसा मिल के डेट निकलवा लेते थे उमर अता बंदयाल साहब से चैम्बर में, तो अब भी जाए ना, लोगों से मिले, लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, इतने बड़े बड़े वकील हैं। देखे ना, ये लड़ाई जो रियासत के साथ लड़नी है ना, ये पीटीआई को अपने कंधों से लड़नी है। मीडिया बिल्कुल उसमें बहुत सारा सवार हमेशा रहा है, तो अब भी हो जाए। मुझे उस पर इतराज नहीं है कि जो कोई क्वेश्चन उठाता है, मेरा मसला ये है कि मैं वो बात करता हूं जो सामने देख रहा हूं, मैंने तो कोई चीज नहीं छुपाई हुई। ये जितने भी लीडर कह रहे हैं, लोगों को फैसला कर लेने देना। एक मिनट मुझे भी बात कर लेने दे। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको आपके प्रोग्राम में पिछले हफ्ते भी कहा था कि काजी फाइज ईसा के होते हुए मुझे 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई शुबा नहीं है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट जिससे ये सारे डरे, जिस पे हमले किए, काजी साहब के ऊपर इमरान खान ने मिलकर हमला किया था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अदालत के अंदर उनकी फैमिली की ह्यूमिलेशन की गई और काजी साहब के सामने की गई, उनकी फैमिली आई। किसी शख्स को डर क्या होता है? किसी की सास की ऑडियो होगी, किसी की फैमिली की होगी, किसी के कारोबार का होगा, वो तो जीत चुके उस केस को। तो फिर अब घबराना नहीं है, अब सामना करना है। उनके सामने वो किसी से नहीं घबरा रहे, इसलिए उन्होंने 8 की तारीख जाने से पहले करके दोबारा पत्थर पे लकीर को साबित किया। तो फिर अब ये जो लोगों का वोट है ना, ये लोगों को और पार्टियों का मसला है। बहुत सारे लोग नहीं कह रहे नवाज शरीफ क्यों नहीं निकल रहे थी, वो अपने आके पैलेस में बैठ गए हैं, वो इंटरव्यूज कर रहे हैं। ये उनका मसला होगा कि वो अपने वोटर को ले जाएं। वो कैसे कैंपेन चलाएंगे, मुझे तैयारियों का पता है सबकी, लेकिन इशू यह है कि लोगों को मोबिलाइज करना सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। उनके लोगों पे सख्ती अगर 2018 में नवाज शरीफ के थी तो वो लंदन रुक नहीं गए थे, वो आके अरेस्ट दे दी थी, उन्होंने अपनी पार्टी बचा ली थी। ये बैठे हुए थे खवातीन और बच्चों के पीछे। सॉरी टू से कहना पड़ता है ना, जमान पार्क के अंदर क्या हो रहा था। और फिर जब स्टेट के साथ हो गया, फिर वो जब अरेस्ट करने पहुंचे हैं तो कौन आगे से बोला था 5 अगस्त को। फिर उसके बाद क्या क्या होता रहा आपके और हमारे सामने है। ये पॉलिटिकल रास्ता अब बैरिस्टर गौहर के साथ मुझे उम्मीद थी कि खान साहब उनको रास्ता देंगे और वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ कोई बातचीत बढ़ाएंगे, उनका कोई अपना भी रेटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन क्या हुआ, खान साहब को एक दिन साफी मिल गए वहां पे साइफर में, और उन्होंने फिर एस्टैब्लिशमेंट को लताड़ दिया। तो भाई फिर आपका बयानिया है ही उनके खिलाफ, तो फिर इलेक्शन भी लड़िए ना, फिर लड़ ले उनसे। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त जो है वो अपनी मुखालिफिन सियासी जमातों से इलेक्शन नहीं लड़ेगी, वो एस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन लड़ेगी। और दूसरी बात ही, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू के पहले जुमले में मुझे ये बोला था कि मैं तो नहीं कर सकता, आप सवाल कर सकती हैं तो आप कर ले, मतलब ये कि आप फिर इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी ले रहे हैं कि रात को जो जितना भी इंटरनेट मुअत्तल हुआ वो कहीं ना कहीं निगरान हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट, जो कि आपके खुद के अल्फाज हैं, उसकी वजह से हुआ, वो कोई खंबे की तार या कहीं कुछ लटका मटका कुछ नहीं था। आपको चूंकि ये फिक्रा लग गया, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि आप दोबारा भी यही काम कीजिए और उन्हीं को जाके कहिए, आप सवाल जरूर कीजिए। ये मेरा सवाल नहीं है, मैं तो कह रहा हूं, आप दोबारा दोहराना चाहती है फिर दोहरा लें, जो मैंने कहा मैं वही कहूंगा। मैं क्लैरिफिकेशन आपसे ले रही हूं, मैं सवाल दोहरा नहीं रही हूं आमिर साहब आपसे। मेरे में फर्क नहीं आएगा गुफ्तगू में। मैं कह रहा हूं सियासी कुव्वतें सियासी जमातों के साथ बात करती हैं। अगर उनकी ख्वाहिश ही एस्टैब्लिशमेंट से बात करना, तो मैं तो मजबूर नहीं करूंगा ना एस्टैब्लिशमेंट को कि जी जाए जेल में उनके हुजूर पेश हो जाए। आप कह दें, मैं तो यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आप किसी को मतलब कैंपेन करने की इजाजत दें, फिर उसके बाद आप रिजल्ट देख लें। बस फिर ये काम अब आपका और पीटीआई का है, पीटीआई की सियासी कुव्वत का है। मैं कह रहा हूं अगर इन्होंने सियासी कुव्वतों के साथ बात नहीं की तो उसका नुकसान किसको होना है। नवाज शरीफ के ऊपर जब 2014 के धरने चढ़ाए गए थे, उन्होंने आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ज़हन में रखिएगा, दोनों इमरान खान के साथ अपोजिशन में बैठे हुए थे उस वक्त। हमने पिछले दिनों देखा है कि जरदारी साहब की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों से बात करें, मर्जर की बातें भी सामने आ रही थी। फिर अचानक से हम देखते हैं कि राव अनवार का इंटरव्यू सामने आ जाता है, लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जरदारी साहब खुद एक ऐसी शख्सियत को इंटरव्यू देते हैं, आसमा शिराजी साहिबा को, फिर जिस किस्म के बयान तब सामने आते, लोग भी कंफ्यूज हो जाता है, हत्ता कि उनकी पार्टी में भी सवाल निशान के वो खुद इतने कंफ्यूज है कि उनको ये नहीं पता चल रहा है कि बिलावल आया कि उनके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे भी या नहीं होंगे। आप कह रहे सियासी जमातों से जाके बात कर लें,
कैसे हो सकता है? आप चूंकि फिर जज्बाती होगी और लफ्ज जज्बाती कैसे होगी सर? मैं तो बात कर रही हूं आपसे। एक मिनट आपने सवाल कर लिया ना, आप जवाब देने का हक दें, वरना फिर आप बोले। नहीं सर प्लीज कीजिए, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। फिर मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने मर्जर का लफ्ज बोला, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, कोई मर्जर की बात नहीं हो रही थी। मर्जर कुछ और होता है, इसके लफ्ज को आपको पता होना चाहिए। इंतखाबी एडजस्टमेंट कुछ और होती है। मर्जर तो मदगम करने को कहते हैं, एक पार्टी दूसरे के अंदर चली जाए और खत्म हो जाए, ये कहीं नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर आपके प्रोग्रामों में भी हर जगह पे बात हुई है कि वो आसिफ अली जरदारी को पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मैंने कैसे डील करना है। और बिलावल भुट्टो अगर इतने बड़े लीडर थे तो वालिद साहब को रिटायर कर देते, जो उन्होंने पहले दिन एबटाबाद में कहा था ना कि आपकी बात घर में मानेंगे, तो मनवा लेते कि सियासत मैंने करनी है। वहां जरदारी साहब का बयानिया चलता है, और वो किसके साथ चलता है कि पाकिस्तान की मुक्तदर कुव्वतों, एस्टैब्लिशमेंट सब के साथ बना के रखनी है, लड़ाई नहीं करनी। तो फिर जिन्होंने लड़ाई लड़नी है ना जी, आप वहीं जाके उनसे सवाल करें कि आप ये लड़ाई क्यों करते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि पीटीआई को नुकसान पहुंचे, मैं बिल्कुल नहीं हूं उसके हक में, लेकिन जिन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने लड़ना ही एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, या फिर एस्टैब्लिशमेंट उनको वो 2018 वाली सहूलियात फराम करे। इशू ये है, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे रास्ता नहीं बनेगा। ना खान साहब समझने को तैयार है, ना आप समझने को तैयार है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब, आप अभी इन दोनों सिनेरियो में किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आम इंतखाबात में हिस्सा लेती आपको नजर आएगी, या फिर बानी पीटीआई की अभी जो बॉयकॉट की ख्वाहिश है, या फिर वो भी पूरी नहीं होने दी जाएगी कि बॉयकॉट? शायद कई महीनों से मैं ये बात कह रहा हूं, और वो ये है कि पीटीआई कट टू साइज हो चुकी है, और ये लफ्ज भी मेरा निकाला हुआ है, और फर्दर होती चली जाएगी, जो कि हो रही है। अब बानी पीटीआई क्या फैसला करते हैं ये मुझे नहीं पता, मैं उनके साथ राब्ते में नहीं हूं, मेरी मुलाकातें नहीं हैं। उनके साथ तो मुलाकातें जिनकी नहीं थी उन्होंने भी घड़ दिया कि खान साहब 5 अगस्त वाली हमें तो स्पिरिट में नजर आए, जिनकी उनसे 2 महीने पहले तक मुलाकात भी ना हुई थी। यहाँ पे तो सब इस तरह का बयानियां घड़ते हैं ना, मुझे इस पे कोई शौक नहीं है। असल मसला ये है कि खान साहब अपनी पार्टी के बैरिस्टर गौहर चेयरमैन जो बने, उन्होंने तो उनको चेयरमैन बनने से भी रुकवाने की कोशिश शुरू की हुई है कि जिस तरीके से वो जल्दी में इलेक्शन करवा के, भाई आपके पास इतने लोग थे, आपको अकबर एस बाबर से डरने की जरूरत क्या थी? आपको तो रास्ता निकालना है ना। आप पॉलिटिकल कुव्वतों से मुफाहिमत की बात करते हैं, आप नहीं कर रहे। अब आप प्रेशर डालना चाहते हैं उन पे जिनकी मोहब्बत के साथ आप इख्तिदार में आए थे, तो फिर आप जाने और वो जाने। मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर कहूँ कि जी आप मुझसे सवाल करें बार बार के आप साफी हैं, भाई साफी आपको क्या बताएगा? कि वो ये बताएगा कि जी इस वक्त हालात क्या हैं। कोई चीज छुपाई है मैंने आपसे? बताएं मुझे। मैंने ये कहा कि जी सवाल का जवाब नहीं है, मैंने सवाल का जवाब भी बराह रास्त दिया जो लोग नहीं देते। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये समझ नहीं आ रही है अनवार के मतलब ये नहीं कि अकबर एस बाबर साहब हो जाए तो ओके है, बैरिस्टर गौहर खान नहीं होते हैं तो ओके नहीं है। ये भी तो पसंद नापसंद है ना। आपकी पसंद नापसंद पे पार्टियां फैसले नहीं कर सकती कि अगर आप उसके साथ चलते तो चले जी ये चीज मान ली जाएगी। बहरहाल लतीफ खोसर साहब भी सर पीपल्स पार्टी को छोड़कर अपने इख्तलाफात मंजर आम पर लाकर पीटीआई को ज्वाइन कर चुके। आपको लगता है कि आगे चलकर एतजाज एहसन साहब भी शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं? आपको लग रहा है ऐसा? अब क्योंकि आपके आज जज्बात और रुझ पे है, मैं उसकी कदर करता हूँ। छोटी सी बात आप तो जज्बात ऐसे उस पे कह रहे हैं कि जैसे पता नहीं मैंने कोई इलेक्शन का टिकट लेकर लड़ना है पीटीआई की सीट पर। आपने चूंकि मुझे बराह रास्त दोबारा वही बात कही है, इसलिए आपका सवाल दोहराते हुए बगैर जवाब देता हूं। मैंने अकबर एस बाबर को चेयरमैन बनाने की बात नहीं की। मैंने कहा कि अगर एक शख्स पेपर लेने के लिए आ गया या मिलने के लिए आया और सबको पता है कि वो उनके खिलाफ है, सख्त खिलाफ है, एक मौका देते और अपने आप को ना फंसाते कि आपका इलेक्शन आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इसके थोड़ी देर बाद देखिए आप फिर मेरी बात नहीं सुन रही, मैं फिर चुप हो जाऊंगा। नहीं आप कंटिन्यू बोलिए। अब आप जज्बाती हो रहे हैं, सुबह आप जज्बाती हो रहे हैं। नहीं, मैं नहीं हो रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी आज 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में नियाजुल्लाह नियाजी साहब को पेश होना है कि आपने गलत इलेक्शन कराया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इशू किया हुआ है। ये बात पीटीआई के समझने की है कि जब उनको पता है कि उनके ऊपर प्रेशर है और उनको ये पता है कि उन्होंने नवाज शरीफ को साकिब निसार साहब के साथ मिलकर पार्टी की सदारत से हटाया था, तो उस मकाफात अमल का वो शिकार होने जा रहे हैं, तो रास्ता उनका काम है निकालना, मेरा नहीं। अब आप लतीफ खोसा पे आ जाए। लतीफ खोसा साहब माशाल्लाह बहुत बड़े लॉयर हैं और उन्होंने ही कहा था नवाज शरीफ को जज अरशद मलिक के केस में ना ज्यादती की गई है, सजाएं दी गई। अब आपके और मेरे सब जगह सोशल मीडिया पे उन्हीं के बयानात चलेंगे कि वो क्या कहते रहे हैं। वो उनको मुबारक हो, ये हर सियासतदान का राइट है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करता है, वो कितना रास्ता निकालेंगे। उन्होंने रास्ता परवेज इलाही का भी निकाला था जब हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको घर छोड़ के आए।
और रास्ते में पुलिस आई, उनको पकड़ने के लिए नहीं आई थी वो, आपने हमने जाते हुए उनको निकलते हुए देख लिया था। बुजुर्ग आदमी है, चौधरी परवेज इलाही भी बुजुर्ग थे, लेकिन ड्यूटी उनके साथ थी उनकी कि आपने घर छोड़ना है। उन्होंने कोई बात नहीं की, वो निकले और उतर के आपके और हमारे सामने चले गए। वो आ गए हैं पीटीआई में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आमिर लिहाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बराह रास्त अभी आपको लेकर चलेंगे लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की जो तकरीब है 52वां यौम शहादत है, उस हवाले से तकरीब जारी है। न्यूज़ स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं। रावलपिंडी से बराह रास्त मनाजिर हैं। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की इस वक्त यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई है। मेजर जनरल अबू बकर इस वक्त शहबाज यहाँ पर मौजूद हमें दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताते चलें, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई है। बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत, और इस वक्त बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। वतन अजीज़ के लिए जान कुर्बान करने के एतराफ़ में उन्हें निशान हैदर पेश किया गया, और इस वक्त 52वें यौम शहादत की तकरीब इस वक्त जारी है, जिसके बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मेजर जनरल अबू बकर जो है वो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, और इस तकरीब के खुसूसी मनासिर भी इस पर बराह रास्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। लांस नाइक महमूद महफूज शहीद निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत है, जो कि इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ इस वक्त मनाया जा रहा है। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी भी की। ये फूलों का तोहफ़ा, ये फूलों की चादर जिस तरह से पेश की जा रही है, उसके मनाज़िर भी आपने इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा किए। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। और बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, और मौसम खासा हमें फॉगी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये फॉग नहीं है, ये अभी भी स्मोग ही है, क्योंकि ओवरऑल जो लाहौर की सिचुएशन है यहाँ पर स्मॉग के खात्मे के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश बरसाएगी, और मसनूई बारिश इमारात की हुकूमत की जानिब से बतौर तोहफा बरसाई गई। अब इस आर्टिफिशियल रेन के लिए 10 से 12 दिन बादलों का इंतजार किया गया, और फिर बादलों पर 48 फ्लेयर चलाए गए और 2 खुसूसी जहाजों से केमिकल छिड़का गया, और उसके बाद बादल गरजे, बरसे, रिमझिम हुई। लेकिन दूसरी जानिब हम क्या देख रहे हैं कि अनवार स्मोक तो वहीं की वहीं। बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी को जो कंट्रोल करने के जो तरीक़ेकार हैं, हुकूमती कोशिश, उसमें हमें काफ़ी नाकामी दिखाई दे रही है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने के बजाय अब मज़ीद बढ़ चुका है, जो कि हम सबकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। शहर में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो इस वक्त 400 से भी तजावुज़ कर चुका है, और ग्रीन फोर्ट टू लाहौर कैनाल में हफ्ते को मसनूई बारिश से कबल AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 था, और इतवार को 366 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो जो कहा जा रहा था कि बारिश बरसाई जाएगी, जो स्मोक की कैफियत है या फिर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है शायद वो बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 से बढ़कर 275 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह शिमला पहाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 रिकॉर्ड किया गया। ये बहुत ज्यादा इस वक्त डेंजरस है हमारी और आपकी सेहत के लिए, और अभी अगले 4 से 5 रोज में बारिश का भी
कोई खातिर खा इम्कान हमें नजर नहीं आ रहा। मौसम सर्द और बदस्तूर खुश्क रहेगा और जो मेरी तबीयत में थोड़ी बेहतरी है ये कोई इस मसनूई बारिश के नतीजे में अच्छी नहीं हुई है, ये डॉक्टर ने जो बेहतरीन मेडिकेशन की है जनाब उसी का फायदा है। तो आप भी ये समर जरूर लीजिए और घर पर रहने से आराम भी किया आपने। हाँ, आराम भी किया। तो ये आप लोग भी घर पर रहिए और गैर जरूरी बाहर निकलने से थोड़ी सी एहतियात कीजिए। इस पर बात कर रहे थे, हमें ज्वाइन करें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब चौधरी मोहम्मद असलम साहब, उन्हें वेलकम करते हुए शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल रेन का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए भी कैसा रहा? ये जो लर्निंग प्रोसेस था हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने, उससे क्या सीखा? देखिए ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। इसमें जो 15 तारीख हुई थी उसमें बताया गया था महकमा मौसमियात की तरफ से कि 16 को 12 और शाम 5 बजे के दरमियान जो है ये कोई क्लाउड सीडिंग हो सकती है। बड़ी प्रिसाइज एक फोरकास्ट दी गई थी। तो उसके मुताबिक कोई 12 बजे के बाद लाहौर में क्लाउड आना शुरू हो गया, लाहौर के सराउंडिंग में। तो जैसे ये लाहौर से कोई शेखुपुरा मरीद के या गुजरांवाला सराउंडिंग में आए, क्योंकि क्लाउड सीडिंग उस वक्त करनी थी जब ये लाहौर से थोड़े फासले पर थे, और अगर लाहौर पे करते तो हो सकता है क्रॉस बॉर्डर पे जाके बरस जाते। तो क्योंकि विंड लाहौर की तरफ आ रही थी तो उस वक्त जाके इस पे सीडिंग की गई। कोई 1 बजे जहाज उड़ा था यहाँ से, तो जैसे ही उसने की तो आधे घंटे से के बाद बारिश लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हुई है। और ये ऐसे क्लाउड थे कि इनमें बारिश हो ही नहीं सकती थी बगैर सीडिंग के। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, लेकिन असलम साहब क्या वजह देख रहे हैं? बादल कम थे, इस वजह से फिर बारिश इतनी नहीं हो सकी, जिससे फिर मौसम मुकम्मल साफ नहीं हुआ, और फिर इस तरह की कितनी बारिशें मजीद बरसानी होंगी, आर्टिफिशियल रेन जो हैं, जिससे फिर मौसम या फिर जो हम ये स्मोक की सूरत हाल देख रहे हैं, फजाई आलूदगी खराब है, वो फिर बेहतर हो जाएगी? देखिए जो क्लाउड सीडिंग का जो होता है कि क्लाउड जो ऑलरेडी नेचुरल क्लाउड हैं उनमें कितना पोटेंशियल है। मैंने कहा कि इनमें बिल्कुल थोड़ा पोटेंशियल था। ये बारिश क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई है, और जब क्लाउड सीडिंग करते हो तो 10 से 30% बारिश एनहांस की जा सकती है, लेकिन उन क्लाउड्स में इतना पोटेंशियल ही नहीं था कि बहुत ज्यादा बारिश दे सकते। तो इसलिए लाहौर में और गिरदोनमा में बारिश थोड़ी हुई है, और कई इलाकों में ज्यादा भी हुई है जैसे नारंग और मुरीद के वगैरह, लेकिन वहां पे महकमा मौसमियात की कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, लेकिन जो लोगों ने कहा कि वहां पे काफी बारिश हुई है। तो इस तरह के ये तो एक करंट सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है, ये शॉर्ट टर्म एक अरेंजमेंट होती है, और इससे जो थोड़ी दिन इससे फर्क पड़ता है। लेकिन एक चीज है कि आजकल जो फॉग का सीजन शुरू हो चुका है तो वो उसके ड्रॉपलेट बड़े होते हैं, तो वो इस स्मोक में कमी का बायस आने वाले दिनों में बनेगी। वी जस्ट होप सो सर, क्योंकि आपने कहा ना कि मुरीद के वाली साइड पे, शादरा वाली साइड पे, क्योंकि जिस तरफ हम लोग रहते हैं वहां पे बारिश ही, मुझे तो ट्विटर देखकर पता चला था कि बारिश हुई है। बहरहाल ये बताइएगा कि बारिश बरसाने का ये मंसूबा आपकी नजर में आपको क्या कितना फ्रूटफुल लग रहा है, कि इन फ्यूचर आपको लगता है कि इस पे मजीद अमल हो सकता है? देखिए ये तो इसके स्मोक के लिए इस्तेमाल हुआ है। दुनिया में तो जो ड्राउट खुश्क साली के लिए इस्तेमाल होता है कि बहुत ज्यादा बारिशें करवाते हैं लोग, और ये लाहौर के लिए फर्स्ट टाइम हुआ है, और बाकी पूरे मुल्क ये तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे खुश्क साली हो, वहाँ पे भी करवाया जा सके। अभी जैसे ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो अभी आने वाले जो टाइम है उस पर फिर किसी जगह पे जाके करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन असलम साहब अभी कुछ 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि जो स्मोक का एक मौसम है ये हर साल ही अब हमारे वो सिस्टम में ऐड हो चुका है। तो अब नेक्स्ट ईयर भी आप देख रहे हैं कि फिर इसी तरह रहेगा। इसको बेहतर करने के लिए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है फिर वो क्या होनी चाहिए? दरख्तों की जो कटाई का अमल है वो रोका जाए, मजीद दरख्त लगाए जाएँ, जितने भी तमाम व्हीकल्स हैं उनको फिर रेगुलेटरी में लाया जाए और उस पर कोई पॉलिसी बनाई जाए। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये जो आपने चीजें की हैं ये ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अब एक डिजास्टर बन चुका है इस इन माह में, जैसे अक्टूबर से आगे। तो इसमें जो मॉइस्चर होती है ना, जो मॉनसून छोड़ के जाता है, वो बड़ा किरदार अदा कर रही होती है। और उसके अलावा जैसे ही टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है तो जितनी चीजें होती है फलक होना शुरू हो जाती है, डिस्पर्स नहीं हो रही। तो ये सारी जो लॉन्ग टर्म जैसे गाड़ियों को रेगुलेट करना, या भट्टे वगैरह या इस तरह कंस्ट्रक्शन और जो स्टबल बनने को कंट्रोल करना होगा, जो लॉन्ग टर्म वो तो दरख्त ही लगाने होंगे, ट्री प्लांट करने होंगे और बहुत ज्यादा तादाद में करने होंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को उसके साथ साथ बारिश को भी रेगुलेट करते हैं। सही। अच्छा सर ये भी बताएगा आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक बारिशें हो सकती हैं? क्योंकि बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां होंगी, यूनिवर्सिटीज भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं, तो जरा बच्चे भी घर पर रहेंगे, लेकिन वेडिंग सीजन चूंकि ऑन है तो ऐसे में लोगों की कोशिश यही है कि मौसम जरा अगर बेहतर हो जाए, प्रेजेंट हो जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि आने वाले मेहमानों की भी बीमारियों का खतरा ना रहे।
जी बिल्कुल, इसी अभी आने वाले दिनों में कोई हफ्ता 10 दिन तो कोई बारिश का कोई सिस्टम खास नजर नहीं आ रहा, लेकिन फॉग का सिस्टम होगा, ठंड होगी और सर्दी में इजाफा होगा। ठीक है, तो असलम साहब एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले दिनों में कुछ कम हो गया था, अभी फिर से बढ़ गया है। आप फिर ओवरऑल इसकी क्या वजह समझ रहे हैं? देखिए, ये तो ओवरऑल अभी जो है, ये तो गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। देखिए, जितनी आप चीजें सोर्स को नहीं खत्म करते आप, तो चीजें मुअल्लक होती रहेंगी एटमॉस्फेयर में जाकर। टेम्परेचर एक मेन किरदार अदा कर रहा है, तो आपको ये सोर्स खत्म करना होगा, फिर आप कह सकते हैं कि हम अच्छाई की तरफ जो जा रहे हैं। ठीक है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी बारिशें नहीं हो रही हैं, हर साल दिसंबर में नहीं तो बारिश हो जाती है, आप क्या देख रहे हैं फिर ये जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, जो तमाम मौसमियाती तब्दीलियों का असरात पाकिस्तान पर हम देख रहे हैं, इसका मतलब फिर सर्दियां प्रोलॉन्ग करेंगी मार्च तक? वही दिखाई दे रहा है जैसे कि पिछले साल भी फिर हमने देखा, रोजे जो हमें शुरू के 10-15 रोजे मिले वो बड़े ठंडे रोजे मिले थे। देखिए, अभी जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है नेक्स्ट 3 माह के, जिसमें ये फरवरी तक दी है कि इसमें बारिशें जो है स्लाइटली अबव नॉर्मल होंगी, लेकिन टेम्परेचर दूसरी साइड पे नॉर्मल से ज्यादा रहने का इम्कान है। तो ये आने वाले दिनों में यही सिचुएशन होगी कि थोड़ा सा नॉर्मल से टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और बारिशें, असल जो बारिश शुरू होती है विंटर की है, वो जनवरी से मार्च में होती है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस दौरान बारिशें होंगी। अच्छा सर, जिस तरीके से स्मॉग बहुत ज्यादा है और फॉग की भी कंडीशन, और अगर बारिश नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक कोई फैसला लिया जाता है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखकर ही हुकूमत फैसला साजी करती है। आपको लगता है कि अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो स्कूल्स या फिर तालीमी इदारे और महकमा तालीम जो है वो इस बारे में मजीद सोचेगा, ये छुट्टियां एक्सटेंड भी हो सकती हैं ताकि बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखकर इस किस्म के फैसले लिए जाएं? जी बिल्कुल, अभी जैसे सीएम साहब ने उस दिन फैसला किया था 18 तारीख से स्कूल और कॉलेज बंद करने का, तो ये किया गया था कि इससे भी स्मॉग में कमी का इम्कान है, क्योंकि जितने व्हीकल बच्चों को पिक एंड ड्रॉप और जो सारी चीजें, तो इसमें कमी वाकई हो सकती है। इसी तरह अगर आने वाले दिनों में सूरत खराब होती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन फैसला ले सकती है इसको। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और बारिश के जो इम्कान है जरिया वो तो अभी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, और हम देख रहे हैं कि जो स्मोग है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। और अगर हम मौसम की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो लोग हमें काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों के बीमार होने का सिलसिला है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो चुका है। बिल्कुल, और मैं भी पूरा वीकेंड ही बीमार रही हूँ, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि सजेशन है आप लोगों के लिए कि अवॉइड करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कोई बाहर निकल को इतना जरूरी काम नहीं है, घर में अगर आप गुजार भी लेते हैं ना, हाँ, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर है। स्पेशली बच्चों को आप मास्क लगाकर, ये वो जो टोपा पहना देती हैं अम्मियां, जरूर पहनाइए, ठीक है, क्योंकि ये मौसम ऐसे बड़ा बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। और जो वार्म वाटर है ना उसका इस्तेमाल करें ताकि जो आपका गला चौक हो जाता है ना, और वो बेहतर रहेगा, और वो थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं। एक वायरल वीडियो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। भारत के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां शहरी अपनी टांगों की मदद से गाड़ी चला रहा है, और उसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर हमें काफी वायरल होती दिखाई दे रही है। भारतीय शहरी करतब दिखाने के अंदाज में ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ है, टांगों की मदद से गाड़ी चला रहा है, और ये आई थिंक फ्यूल सेविंग का सबसे बेहतर तरीका यही हो सकता है। इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये इतनी स्पीड में चल कैसे रही है, ये हो क्या रहा है, कोई पेडल सिस्टम है या किस तरह से इसका मैकेनिज्म मुझे लगता है अगर ये लाहौर में होता है तो मोहसिन नकवी साहब ने इसका लाइसेंस जो है ना वो कैंसिल कर देना। मेरा ख्याल है इसको वो प्रमोट करते हैं। जितनी हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो धुएं की वजह से अब हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बैन तो करना चाहिए इन्हें। जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल है लोगों का। कुछ लोग फ्यूल सेविंग की बात कर रहे हैं और कुछ लाइफ सेविंग की बात कर रहे हैं। ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जा रहा है? अनवार लाइफ होगी तो अब फिर आप फ्यूल सेविंग करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो अच्छा जो कारनामा है वो ये है कि वो दूसरी सीट पर बैठे हैं और गाड़ी उन्होंने स्टार्ट की हुई है। उनको अपनी भी जिंदगी की फिक्र नहीं है, और जो दूसरे लोग सड़क पर मौजूद हैं उनकी भी जिंदगी की शायद फिक्र नहीं है कि कोई भी ये नुकसान से बिल्कुल हो सकता है। और अमूमन इस किस्म के जो करतब है ना पाकिस्तान में 14 अगस्त को बड़े जो है ना वो लोग दिखाते हैं, तो मुझे लगता है किसी न किसी नौजवान ने इनको देख लेना है टीवी के ऊपर। हम तो दिखाई रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जरूर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो जश्न आजादी का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हर कोई अपने आप को किसी और दिमागी तौर पर भी इतना आजाद समझने लगता है कि उस किस्म के हमें हरकतें करता हुआ, ये स्टंट मारता हुआ नजर आता है। बहरहाल ये जो वीडियो है
ये इस सोशल मीडिया की डिफरेंट वेबसाइट्स पर बहुत ज्यादा लोग देख चुके हैं, इसे पसंद भी कर रहे हैं, अच्छा वाकई फॉरवर्ड कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि होपफुली जो इनको हम देख रहे हैं तो इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई भी की जा चुकी होगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक किस्म का स्टंट है। और जो लोग भी अभी ये रिपोर्ट भी हमारी देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि इस पर किसी भी किस्म का बिल्कुल भी अमल ना करें। लोगों की जो सेफ्टी है उसका ख्याल भी रखना चाहिए, सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं, जो और लोग भी सड़क पर मौजूद हैं उनकी जिंदगी का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। खाना हम सबको ही पसंद है, हमें सेहत भी बहुत अच्छी बख्शता है, लेकिन जब हम गैर मयारी खानों की बात करते हैं तो वो फिर हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और जब हम गैर मयारी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ख्याल हमारा यही आता है बाजार के खानों की तरफ, क्योंकि वहां पर सर्दियों में बाजार के खाने में एक चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है मछली। खासतौर पर हाँ बिल्कुल ऐसी है, सर्दियों में जो है वो तो एक ट्रेंड है यहाँ पर कि खानी ही सर्दियों में है। बिल्कुल ऐसी तो सर्दियां आते ही हम देखते हैं कि मछली सबकी बड़ी फेवरेट सी एक गज़ा बन जाती है, और फिर मछली फ्राई करने के जो पॉइंट्स है वो हमें जगह जगह खुले हुए नजर आते हैं। लेकिन जो मछली आप खा रहे हैं वो क्वालिटी में कितनी अच्छी है, हाँ हम भी खा रहे हैं, वो क्वालिटी में कितनी अच्छी है, कहीं बासी तो नहीं है। वैसे जो खाने के शौकीन अफराद होते हैं ना, उन्हें एक निवाला लेने के बाद इनवार पता चल जाता है कि ये 2 दिन पुरानी मछली है, ये पहले फ्राइड हुई हुई थी, दोबारा इसको फ्राई करके हमें सर्व किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब फूड अथॉरिटी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पंजाब भर में मछली फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और 800 लीटर से ज्यादा नाकिस ऑयल और 1 मन बासी मछली भी जाया की है, और बड़े पैमाने पर जुर्माने भी करने शुरू कर किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। आसिम प्रिया, आपके वक्त के लिए, सर्दियों में हम देखते हैं कि जगह जगह मछली बनाने वालों की जो दुकानें हैं, जो स्टॉल्स हैं, वो लगे होते हैं, लोग बड़े शौक से खाते हैं और एक सीजनल चीज़ है जिसको बड़ा एंजॉय भी किया जाता है। लेकिन फिर वही बात हम देखते हैं कि मसले भी बहुत ज़्यादा हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बड़ी वायरल होती हैं, होपफुली आप तक भी पहुंचती होंगी, रोज आप इस हवाले से एक्शन भी लेते हैं। इसके तदारुक के लिए आप क्या समझते हैं, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन है सिर्फ जुर्माने कर देना, जो कि लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, उन्हें इतना नाकिस किस्म का खाना खिला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास ना सिर्फ फिश बल्कि मीट और फूड अडल्ट्रेशन के हवाले से एक पूरा माफिया काम कर रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे चार्ज अज्यूम किया, आपको पता है कि हमारे पास दिसंबर और जनवरी फरवरी का सीजन जो है वो इसमें लोग फिश को जो है वो बड़े शौक से खाते हैं जी। तो हमने यहाँ पे प्लान किया कि हमने जो फिश के पॉइंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है, उनकी इंस्पेक्शंस करनी है और इस बात को इंश्योर करना है कि जो फिश लोग खा रहे हैं उसको इस तसल्ली के साथ खाएं कि ये मुज़र सेहत नहीं है, ये हेल्दी है, उनकी सेहत के लिए अच्छी है। अभी तक हम पिछले 6 दिनों के अंदर जो है वो फिश के तकरीबन 823 पॉइंट्स को इंस्पेक्ट कर चुके हैं और इसमें से 187 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर वायलेशंस थी, जहां पे अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, जहां पे हमें फाइन जो है वो तकरीबन 2.3 मिलियन का हमने फाइन इन 187 पॉइंट्स के ऊपर जो है इंपोज किया। आसिफ साहब, जो अनहाइजीन कंडीशन आप हमें बता रहे हैं, थोड़ा सा गाइड करेंगे कि किन चीजों को आपने जो है वो इंस्पेक्ट किया है और आप कह रहे हैं कि ये अगर आप लोगों को मामलात वहां पर नजर आएंगे तो लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए कि वो मछली वहां पर जाकर मत खाएं। जी मैम, हमने वहां पे उनके जो किचन है, जो स्टोरिंग किचन है, उनके जो फ्रीजर्स हैं, उनके अंदर भी फिश को देखा, उसकी हालत को देखा। हमारी टीम के अंदर जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद थे और हमने उनकी जो मसाला लगी हुई मछली होती है उसको भी इंस्पेक्ट किया। एक पॉइंट के ऊपर जो है मैं खुद भी 3-4 पॉइंट्स पे गया, जिनमें से एक पॉइंट के ऊपर मछली जो है वो इतनी अच्छी जो है ना वो कंडीशन में नहीं थी कि उसको खाया जा सकता। तो हमने वो सारी मछली उनसे दोबारा से साफ करवाई, फ्रेश थी लेकिन वो सही तरह से साफ नहीं की गई हुई थी। उनके ऊपर हमने फाइन भी किया। हम इस बात को मैम इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी टीमें मुतहरिक हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे पंजाब में
शाम के टाइम पे जब ये मछली के पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर लोगों का रश आता है तो हमारी टीमें भी मुतहरिक होती हैं। और अभी एक और जो इशू वहां पे आ रहा है वो ये है कि जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, जो स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं हुई, उसके लिए हम को जो है वो नोटिस दिए हैं और हमने मेडिकल स्क्रीनिंग जो है उसकी जो हमारी टीम है उसको मुतहरिक किया है कि इन सारे फूड पॉइंट्स स्पेशली जो फिश पॉइंट्स हैं उन पे वर्कर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग यकीनी बनाएं। ठीक है आसिफ साहब, एक और बड़ा मामला है, मछली जब हम खाने जाते हैं इस्तेमाल शुदा जो ऑयल है वो नए ऑयल में शामिल करके फ्राइंग की जाती है, ये भी एक बड़ा संगीन जुर्म है। एक ऑयल को बार बार इस्तेमाल में लाना, ये भी जो बहुत से ऐसे मौज़ी अमराज हैं जिसमें फिर हम तमाम लोगों को मुब्तला करता है, इसको फिर चेक एंड बैलेंस का क्या तरीकेकार होगा? मैं ये समझता हूँ कि ये इस्तेमाल शुदा ऑयल हम सब की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन फूड पॉइंट्स वालों को बल्कि अपने घर के अंदर जो कुक काम कर रहे हैं उनको भी ये बताएं कि ये, और खवातीन को जो किचन में काम करती हैं उनको ये बताएं कि ये मुजरे सेहत है, इसकी वजह से कैंसर, इसकी वजह से बहुत सी ऐसी डिजीजेस जो हैं वो हो सकती हैं। हमारे पास एक ऑयल को चेक करने के लिए साइंटिफिक जो उसकी स्क्रीनिंग है उसके पैमाना भी होता है। जब हम उसको चेक करते हैं तो अगर वो ऑयल जो है वो 22 से उसकी रीडिंग ज्यादा आती है तो वो मुजरे सेहत होता है, उसको हम के ऊपर उसको तलब कर देते हैं। तो उसके हवाले से भी तकरीबन हम 800 लीटर से ज्यादा जो ऑयल जो है फिश पॉइंट्स के ऊपर उसको तलब कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने 8 FIRs दी हैं, 2 पॉइंट्स को हमें सील करना पड़ा। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करता चलूं कि मछली के अलावा भी जो फूड पॉइंट्स हैं वहां पर भी जब वायलेशन होती है, अगर मेजर वायलेशन होती है तो हम FIR भी देते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन जो है तो वो सर अगर कोई कस्टमर है जिसको वहां पे फील हुआ है कि वो जो मछली खा रहा है वो बासी है, तो क्या उसकी इंस्पेक्शन करने का भी कोई तरीकाकार आप लोगों के पास मौजूद है? और क्या फिर कस्टमर की कंप्लेंट पर भी पंजाब DG फूड जो है वो हरकत में आएगा, वो FIR दर्ज करेगा? ये भी कोई ऐसा मामला है? मैं ये समझता हूं कि ये हम सब की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जहां पे नाकिस जो खाने पीने की चीजें हैं उनको फरोख्त किया जा रहा है उसके हवाले से फूड अथॉरिटी को बताएं। इसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड जो हेल्पलाइन है वो भी मौजूद है, 1223 जो है ये हमारा कॉल सेंटर का नंबर है। आप अगर अभी भी कॉल करते हैं तो ऑपरेटर वहां पे मौजूद होंगे, वो आपकी जो कॉल है, आपके जो इशू है उसको लिखेंगे, आपके एड्रेस को लिखेंगे और अकॉर्डिंगली हमारी उस कंप्लेंट की जो नेचर है कि वो कितनी अर्जेंट है उस हिसाब से अपनी ऑपरेशंस की टीम्स को हम जो है वो डायरेक्ट कर देते हैं। और ये सारा जो कॉल्स का डेटा है वो डेली बेसिस के ऊपर उसको मॉनिटर करता हूं ताकि जो अवाम की शिकायत हैं स्पेशली फूड पॉइंट्स के हवाले से, उनकी हाइजीन के हवाले से, उनके अंदर जो मुझे सेहत चीजों के इस्तेमाल के हवाले से, इसके अलावा भी अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद और किसी सवाल की तरफ बढ़ूं, मुझे ये बताएं आप इतनी जगहों पे इंस्पेक्शन के लिए गए हैं, आपको कितनी बार मछली जो है वो बगैर पैसों के खाने की ऑफर हुई है? कुछ थोड़ा हमें भी बताएं। मैंने जैसे ही चार्ज अज्यूम किया मैंने अपनी सारी टीम को पहली जो बात की, मैंने कहा आपकी मुझे ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि आपने कोई भी चीज फ्री खाई है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल भी इसके ऊपर अपनी टीम के लिए जीरो टॉलरेंस है कि वो मछली जो है या कोई भी ऐसी फूड आइटम्स फ्री खाएं, वो पे करके खाएंगे और इस बात को हम इंश्योर करेंगे। कहीं से भी शिकायत आएगी कि हमारी किसी टीम के मेंबर ने किसी रेस्टोरेंट को, किसी फूड चेन वाले को, बैकएंड के ऊपर जो लोग जो है फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी किसी इंडस्ट्री को जो है वो किसी भी तरीके से एक तरह से प्रेशराइज करने की या उनसे कोई किसी किस्म की रेंट सीकिंग की कोशिश की है, ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है, तो ऐसे लोगों को हमारे लिए हमारे पास उनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन आसिफ साहब अभी मछली के जो पॉइंट्स हैं उनको भी अगर हम उनको भी साथ रखें और बाकी भी जो बारबेक्यू वाले हैं, दूध वाले हैं, जिस तरह भी जो ये खाने पीने का बिजनेस है, आप किस तरह से देख रहे हैं? आज जिसका दिल करता है वो खाने का बिजनेस कहीं पर छोटा मोटा स्टॉल लगा लेता है, फूड पॉइंट लगा लेता है,
इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत है, कोई लेटर रिक्वायर्ड होता है, कोई सर्टिफिकेशन है, कोई हाइजीन के हवाले से कोई आपका इदारा काम कर रहा है, या कोई भी इंसान कभी भी कहीं भी कोई छोटा या बड़ा सेटअप तैयार करके वहां बैठ सकता है, काम कर सकता है, और इस सूरत हाल को देखते हुए कि वहां पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा? इसके हवाले से हमारी एक तो गाइडलाइंस भी हैं, दूसरा ये है कि हम लोगों का फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जिनको हम आम जुबान के अंदर FBOs कहते हैं, उनकी लाइसेंसिंग का पूरा रजीम है। पूरे पंजाब में इस वक्त तक तकरीबन 5 लाख के करीब जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो हमारे लाइसेंस याफ्ता हैं। उस लाइसेंस की कैटेगरीज हैं, वो F से लेकर A तक, डिपेंडिंग अपॉन के उनका बिजनेस जो है वो कितना जो है वसी या कितना जो है वो कम वसी है। इसी हवाले से जो है हम उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग के हवाले से वहां पे किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन सा बनास्पति घी या ऑयल इस्तेमाल करना है, ये सारी की सारी जो पैम्फलेट्स की सूरत में हमने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। जहां तक वो फूड बिजनेस वाले जो छोटे ढाबों के ऊपर काम कर रहे हैं या रेहड़ी लगाई हुई है, नाश्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, आजकल आप देख रहे होंगे कि नाश्ते पॉइंट्स के ऊपर भी हमने अपने ऑपरेशंस को तेज किया हुआ है। तो ये जो कार्ड्स वाले हैं, इसके ऊपर भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बड़ी डिटेल से हमें हदायत जारी की हैं, क्योंकि हमने भी इसको FBO के एक तरह से एम्बिट के अंदर लेके आना है, ताकि अगर ऐसे लोग नाश्ता कंज्यूम कर रहे हैं जो कि सस्ता नाश्ता है या जो वो इस तरह की रेहड़ियों के ऊपर मौजूद है, तो उनकी भी हाइजीन को हम इंशाल्लाह इंश्योर करने के हवाले से इकदाम ले रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पंजाब में कुछ लेजिस्लेशन हो चुकी है इस सिलसिले में कि आप इन पैरामीटर्स के ऊपर अगर फॉल करते हैं तो फिर आप चलकर आप अपना फूड का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं? इस बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी मैं ये अर्ज करूंगा कि इसकी प्रॉपर लेजिस्लेशन मौजूद है। हमारी सारे के सारे जो भी फूड से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स जैसे हो गया, इसी तरह से बैक एंड के ऊपर प्रोसेसिंग के यूनिट्स हैं, उन सब के ऊपर हमारी रेगुलेशंस जो है वो बनी हुई हैं, और हम उनकी एनफोर्समेंट भी करते हैं और साथ साथ में एक अवेयरनेस भी जो है वो जारी करते हैं। अभी हम स्कूल्स के अंदर, जैसे स्कूल्स अभी सर्दियों की छुट्टियों के बाद शुरू हो रहे हैं, तो हम न्यूट्रिशन की एक कैंपेन उसके अंदर जो है ना वो लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह से हम घरों के हवाले से जो यूज कुकिंग ऑयल है उसकी कुछ टाइम पहले हमने कैंपेन की है। घरों के अंदर भी हम जो फूड सेफ्टी रजीम के हवाले से एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा मकसद बेसिकली सिर्फ रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि हमने लोगों के ऊपर एक इंस्पेक्शंस का रजीम लेके आना है, इंस्पेक्शंस प्लस आई वुड से अवेयरनेस रजीम। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हम सब की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोग जो अडल्ट्रेशन के हवाले से काम कर रहे हैं वो अवाम के दुश्मन हैं, वो हमारी आने वाली नस्लों के दुश्मन हैं। हमें उनको आइडेंटिफाई भी करना है, और उसमें मैं आपका भी जो है वो आपकी तवज्जो भी इस तरफ मबजूल करवाना चाहूंगा कि आप भी ऐसे लोगों को काइंडली जो है वो आइडेंटिफाई करें, ताकि अवाम को और स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं उनको जो अडल्ट्रेटेड फूड है वो किसी भी फॉर्म में उससे बचाया जा सके, और इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे कन्वर्सेशन थे। नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी के बाहर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात बिल्कुल उनसे बात कर लेते हैं, और वहां से हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे, तो उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो लाहौर में ओवरऑल कार्रवाइयां हुई हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम, वो कितनी हैं, कितनी FIR दर्ज हो चुकी हैं, और किन किन पॉइंट्स पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो छापे मारे गए हैं। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले डीजी जो फूड अथॉरिटी है उनकी जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो आए रोज़ की जा रही हैं, और ख़ास तौर पर बात की जाए सर्दियों की सौगात मछलियों के हवाले से जो है पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो फ्राई फिश जो होती है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जो है बहुत तेज़ नज़र आ रही हैं। इस हवाले से जो है चंद रोज़ कबल जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है वो निहारी पॉइंट्स और जो मछली फ्राई करते हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया गया था, जिसमें
1200 किलो से ज़ायद जो है वो एक दुकान, मशहूर दुकान है निहारी की, वहाँ से जो है वो बदबूदार और बासी गोश्त जो है वो बरामद हुआ था, जिसके मैनेजर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उनको जो है भारी जुर्माने भी आयद किए गए थे। इसी तरह जो मुख्तलिफ फिश पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी जो है वो 200 से ज़ायद लीटर जो तेल था, जो कई इस्तेमाल शुदा तेल था, जिसमें मछली जो है वो फ्राई की जाती है और एक दिन बाद दोबारा उसमें फ्राई की जाती है और जो रेगुलर यूज करते हैं तो उससे जो है वो गिरफ्तार किया गया और उनके हवाले से उनको जो है वो भारी जुर्माना 1,30,000 रुपए जो है वो आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि जब एक तेल जो है उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो सेहत के लिए काफी ज्यादा मुज़र सेहत होता है, जिनमें खासतौर पर जो मैदा और पेट की बीमारियां जो है वो फैलती हैं। तो इस हवाले से ये संगीन जुर्म है और जो लोग इस्तेमाल शुदा तेल को जो है बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो इसी हवाले से जो है वो आए रोज जो है वो मछली पॉइंट्स हैं और इसके अलावा जो निहारी पॉइंट्स हैं, लाहौरिये जो है वो जिंदा दिल लाहौरिये जिसे अपने खाने की वजह से काफी ज्यादा मशहूर होते हैं। तो इसी वजह से रात के वक्त इन्हीं फूड पॉइंट का रुख करते हैं, तो फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है वो कार्रवाइयां काफी तेज की जा रही है। ठीक है, लेकिन महबूब आप क्या देख रहे हैं इस तमाम सिनेरियो में, क्योंकि अगर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी जब हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने कहा कि 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, 5 लाख बिजनेस रजिस्टर्ड है पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ और अनरजिस्टर्ड की तादाद तो मेरा ख्याल है इससे तकरीबन 2 गुनी या फिर 3 गुनी होगी। तो इतनी मैन पावर पंजाब फूड अथॉरिटी के पास मौजूद है, क्योंकि डेली बेसिस पर यह काम होगा, डेली बेसिस पर छापे होंगे, तभी सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ठेले लगा के बाहर बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से मैन फोर्स की बात की जाए तो वो भी इंतहाई कम है, लेकिन जो लोग आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं, अगर ये रजिस्टर करवाते रहें तो फिर जो है वो ये अमल कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी तक जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो फूड पॉइंट है वहाँ पर जो है वो गैर मियारी खुराक जो है वो अभी भी फरोख्त हो रही है और इस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकदाम पंजाब फूड अथॉरिटी को करने की जरूरत है, क्योंकि कि जो अक्सर गलियों बाजारों में जो है वो फूड स्ट्रीट खुल चुकी हैं और जगह जगह जो है वो फूड पॉइंट्स हैं और जहाँ पे खासतौर पर सर्दियों की सौगात मछली की बात की जाए अक्सर बाजारों में जो है नजर आती है, लेकिन वहाँ पर जो है वो देखने में यही आया है कि इस्तेमाल शुदा जो ऑयल है वही यूज हो रहा है और बार बार एक दिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज महबूब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो आप लोग भी जरा मछली खाते हुए वक्त जो है वो थोड़ी सी एहतियात करें और कुछ भी अगर आप बाहर सकें एग्जैक्टली कोई भी चीज सिर्फ मछली नहीं बेहतर करें। लेकिन एक मसला होता है जो बाहर के खाने का टेस्ट होता है वो घर में मछली में नहीं आ रहा होता, बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसी, और वो जायके ऐसे नहीं बनते। वो आपको क्लिप को जरूर याद होगा कि कौन कौन से मसाले हैं, कौन कौन सा तरीकाकार है और कहां कहां चीजों को स्टोर किया जाता है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी और हमारी हेल्थ के हवाले से। तो कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो कि वबाले जान बन जाती हैं और ख़ास तौर पर ऐसा दर्द कि जिसकी वजह से ज़िंदगी फूलों की सेज से कांटों के बिस्तर में बदल जाए। ये कोई इमोशनल वो नहीं है, हाँ, क्योंकि दिसंबर है तो लोग थोड़े उदास भी हो जाते हैं। बट स्टिल ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले ज़माने में हम देखते थे कि लोगों को ये इशूज़ जो थे, जोड़ों में जो दर्दें होती थी वो आफ्टर 50 स्टार्ट होती थी, लेकिन अब वो जो 30 साल की उम्र वाला एक जो जनरेशन अब हमारी चल रही है, तो अभी से हमें ये मसले शुरू हो गए हैं। इसीलिए हम इस पर आज बात कर रहे हैं और ऐसा उस वक्त होता है जब हमारे जोड़ में दर्द शुरू हो जाए। जैसे हम घुटनों की बात करते हैं, जिसमें सबसे बड़े जोड़ के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार हमारी नी अदा करती है और उसी पर हमने सबसे ज्यादा बर्डन डाल देते हैं। और जो लोग ओबीज होते हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल ऐसी है। तो खैर सर्दियों में हमने ये देखा है कि जोड़ों के दर्द के जो मसाइल है ना जरा ज्यादा हो जाते हैं, आपकी जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होने लगते हैं। कोई पुरानी चोटें भी जो है ना वो उनका दर्द इन दिनों में बहुत ज्यादा उठना शुरू हो जाता है। और फिर वैसे भी हम देख रहे हैं कि धूप में तपिश भी बहुत ज्यादा कम है, जिसमें हम अपने बुजुर्गों को ये भी नहीं कह सकते कि चले अब थोड़ी देर घर की छत पर बैठ जाएं या बाहर लॉन में बैठ जाएं या सहन में बैठ जाएं और आप विटामिन डी वहां से ले रहे हैं। तो सोर्स ऑफ विटामिन डी वैसे ही आप लोगों का कुदरती तौर पर थोड़ा सा मादूम हुआ है, तो बेहतर यही है कि इनकी वजूहात क्या है, इनकी अलामात क्या है, उनको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। एक
एक थेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट के जो मामला वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर रमला आमिर साहिबा जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। रमला, ये बताइएगा कि सर्दियों में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो जोड़ों में दर्द है ना, वो पुराना दर्द भी उठकर बाहर आ जाता है, तो किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाए कि धूप तो निकल नहीं रही है लेकिन कुछ ये आप प्रिकॉशन कर लें तो जरा आप उससे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूँगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। ये बेसिकली एक जॉइंट की डीजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बोन्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे बोन का स्ट्रक्चर इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि ये आपका एज रिलेटेड ही हो, ये आपका जो है जैसे कि आपने ओबेसिटी का बताया, तो फीमेल्स यूजुअली ओबीज ज़्यादा होती हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। अब ये मेन और फीमेल में अगर कंपैरिजन किया जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि फीमेल्स आर बेसिकली डिज़ाइन टू गिव बर्थ, तो उनकी जो बोन्स हैं वो ज़्यादा इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होती हैं, तो इसी वजह से वो मोर प्रोन टू इंजरी या मोर प्रोन, उनके जो हिप्स हैं वो वाइडर होते हैं नीज से, इसी वजह से वो ज़्यादा प्रोन टू इंजरी करती हैं। तो अब जो कि हम इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना वेट मेंटेन करें, और जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये कॉज करिए तो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसा कि आपने विंटर्स में बताया, तो अगर फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक लाइक मशीन्स हैं, जैसे हमारी थर्मोथेरेपी है, हीट थेरेपी, वो आप अपनी स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें आप 10 to 15 मिनट्स अगर हीटिंग पैड अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक बहुत मेजर और बेस्ट रिजल्ट्स देगी, जिससे आपकी स्टिफनेस रिलीज होगी और आपके पट्टे जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको ठीक है। लेकिन जो लोग इसको जेनेटिकली कैरी कर रहे हैं उनको फिर फौरन क्या एहतियात करनी चाहिए? उनको फौरन जो इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट है ना, वो एक राइस मेथड है। RICE stands for rest, ice, compression and elevation. मतलब you should rest and protect the injured area. Then you should apply ice if there is any swelling subsides there. ठीक है, अगर तो कोई swelling है तो आप उसे icing यूज करें। compression में आप उसे elastic bandage से उस sore area को रैप कर दें, ठीक है, और फिर आपने उसे above the heart level उसे elevate करके पोजिशन में रखना है ताकि swelling उसमें कॉज ना हो सके। ठीक है। और जो हमारे देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस ना, इट्स नॉट सो मच सीरियस और ना ये प्रॉपरली क्योरेबल डिजीज है। पीपल शुड लिव विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें ये होता है कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करती होती हैं और फिजियोथेरेपी को मेन इसके साथ लेके चलना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा साल इस डिजीज़ के साथ जी सकें। अच्छा डॉक्टर रमला, एक ना इशू ये भी है, कुछ खवातीन जो कि घर के कामकाज भी कर रही होती हैं, उनके ना ये जो थंब वाले जॉइंट्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन रहती है, ठीक है। कुछ मैंने ये भी डॉक्टर को सजेस्ट करते हुए देखा कि वो आप एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे साल भर आपको अंगूठे में या आपकी उंगलियों में तकलीफ नहीं होती है। आपको लगता है कि ये प्रोसीजर जरा ज्यादा बेहतर रहता है अगर तो खवातीन जो हैं वो 40 की एज को क्रॉस कर गई हैं, या फिर बेहतर है कि आप किसी न किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर आप किसी न किसी उसकी तरफ जाएं, एक्सरसाइज की तरफ जाएं? सबसे पहले तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं पेशेंट की अगर हेल्थ की और उसकी बात करूं तो ऑब्वियसली मैं इंजेक्शन या सर्जरी की तरफ नहीं उसे रिकमेंड करूंगी। फिजियोथेरेपी आपको तकरीबन 3 to 6 मंथ्स या 2 to 3 मंथ्स आप मैक्सिमम करके देखें, उससे आपको क्योंकि जाहिर बात है ये भी आपको एज के साथ साथ वो रिजल्ट्स देती है। जितनी ज्यादा एज है उससे आपको रिजल्ट्स थोड़े स्लो होंगे, जितनी यंग एज है वो आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स देंगे। तो अब ये है कि बेशक आपको वो 20 से 30% इफेक्टिव हो रही हो, लेकिन आप उसको साथ लेके चलें। अगर फिर भी आपको वो चीज इतना ज्यादा नहीं कर रही तो ऑफ कोर्स हमारे स्टेरॉइड इंजेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं। और जो जॉइंट्स में ये पेन होती है, यूजुअली मॉर्निंग स्टिफनेस फील होती है फीमेल्स को, वो सुबह उठ रही हैं, उनके हाथों जोड़ों में दर्द हो रही है और वो मॉर्निंग स्टिफनेस तकरीबन आधे घंटे तक उनके रहती है और उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाती है।
तो उसमें यही ज़रूरी है कि सबसे पहले आप फिजियोथेरेपी, अपनी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को एड अप करें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। देन उसके बाद अगर आपको वो नहीं वर्कआउट दे रही और तो फिर आप उसके सर्जरी या स्टेरॉइड इंजेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है। अच्छा, पहले हम देखते थे कि 40s या 50s के बाद इन मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है, लेकिन अब अर्ली 30s में भी अब जो नौजवान हैं उनको इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। उसकी आप क्या समझती हैं, क्या रीज़न है? उसमें हमारा ये जो बहुत सेडेंट्री सा लाइफस्टाइल है, हमारा पुअर न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि अब 25+ 30+ लोगों को जो है वो हमारे पास, इवन मेरे पास केसेस आ रहे होते हैं कि उनके मैं एक्सरेज जब रीड करती हूँ तो डीजेनरेटिव चेंजेस बॉडी में आए होते हैं, थोड़े थोड़े ऑस्टियोफाइट्स यानी बोन्स की प्रोजेक्शंस निकली होती हैं और जॉइंट स्पेस जो है वो उनके जोड़ों के दरमियान कम हुई होती है। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि मतलब अभी सिर्फ 29-30 ईयर्स एज है और मतलब ये ऑस्टियो के प्राइमरी लेवल पे इसको ऑस्टियो स्टार्ट हो रहा है। तो वो यही होती है कि आप अपनी डाइट को प्रॉपरली नहीं, आपको न्यूट्रिशनल नीड्स जो आपकी बॉडी को चाहिए वो नहीं पूरी, क्योंकि हम सोर्स ऑफ फाइबर इसलिए भी नहीं ले रहे होते, हमें होता है कि हम वेट पुट ऑन कर लेंगे। हम डाइटिंग के लिए जब भी सबसे पहले जाते हैं तो दो चीजें माइनस करते हैं, एक कार्ब्स और दूसरा फाइबर। तो ये फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए? फाइबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, जो है ये जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपके जो फ्रूट्स जिसमें सिट्रस है विच कंटेनिंग विटामिन सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोमीग्रेनेट का जो जूस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेमन को, इवन लेमन इतना सिट्रस है विटामिन सी के साथ, इतना ज़्यादा वो है कि अगर आप उसको उसके हाफ पीस को डिप करें ऑयल, किसी भी ऑयल के अंदर, कोकोनट, आलमंड या कोई भी ऑयल, ऑलिव ऑयल ले लें, तो अगर आप उसे अपने इंजर्ड एरिया पे या पेनफुल एरिया पे रब करें, स्लाइटली स्मूथली मसाज करें, तो वो आपकी पेन रिलीफ का जो है फौरन से आपको पेन रिलीफ हो जाएगी। पहली बार सुनने में आया है कि पेन रिलीवर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। अदरवाइज तो हम यही सुनते हैं लेमन के जो फायदे हैं वो सिर्फ पीने की हद तक हैं या स्किन पे आप लगा लेते हैं तो उससे स्किन बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो जो तरीका इलाज आपके पास है वो क्या है, किस पैरामीटर के साथ इलाज किया जाता है, कितने सेशंस जो हैं वो फिजियोथेरेपी के लेने चाहिए? इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कितनी स्वेयर है, क्योंकि ऑस्टियो की तकरीबन कह लें कि डिफरेंट स्टेजेस में ये डिवाइड होता है। जो स्टेज 1-2 होती है उसमें तो माइनर चेंजेस आते हैं आपकी बोन में, इतने ज़्यादा नहीं होते। आप पेशेंट को थोड़ी मेडिसिन देते हो, थोड़ा फिजियो कराते हो तो वो हो जाता है। लेकिन बिल्कुल जो एंड स्टेज का ऑस्टियो होता है, ऑब्वियसली उसमें जो है वो टाइम लगता है। उसमें आपकी अगर जहाँ पे आपको 1 मंथ फिजियो कही गई है, तो जो एंड स्टेज के पेशेंट्स हैं उनको आप 6-6 माह भी लग जाते हैं, फिजियो उनकी चलती रहती है, लेकिन उन्हें बस ऑन एंड ऑफ फर्क पड़ रहा होता है, 30 to 40% इफेक्टिव हो रहा होता है। लेकिन चूंकि पेशेंट और हमारी आजकल की आवाम इतनी जल्दबाज है कि उन्हें हो रहा होता है मेडिसिन खा ले, फिजियो को वो इतना नहीं दे रहे होते। बहुत कम लोगों के अंदर अवेयरनेस होती है इस चीज़ की, या हमारी अच्छी क्लास जो है उसके अंदर अवेयरनेस होती है, जो हमारी मिडिल क्लास है उसमें नहीं इतना ज़्यादा ये। हाँ जी, तो इसमें जो है ना फिजियो को मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा वो करना चाहिए। और जाहिर बात है अगर नहीं रिजॉल्व हो रहा तो फिर हम उसमें आर्थोप्लास्टी या टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ, सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं। तो अगर फिजियो की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपकी जो स्ट्रेचिंग है ना, आपके मसल्स की, आपके थाइस के, आपके लेग के मसल्स की, उनकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उन्हें आपने ये होता है अपना कोई भी मसल है, आपका फुट है, आपका लेग है, आपने स्ट्रेट सीधा लेट के उसे स्ट्रेचिंग पोजीशन में करना है, उसे 5 to 10 सेकेंड्स के होल्ड तक करना है और देन आपने उसे रिलीज कर देना है। 10 to 15 रेपिटेशंस के साथ आपने एवरी स्ट्रेच फॉर एवरी मसल परफॉर्म करना है। और उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग के कुछ ही टाइम बाद आपको लगेगा आपके मसल दे आर जस्ट रिलैक्स। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है, मतलब अपने मसल को आपने किस हद तक स्ट्रेच करना है। तो गर्म पानी के अंदर जो टकोर की जाती है, जैसे पाँव डाल के आपने कुछ देर बैठ के, या हाथ आपने रख लिए, इतने फुल आपने हाफ आर्म को डिप कर लिया, तो ये भी आपके लिए बेहतर होता है, फाका होता है इससे? बिल्कुल। हीट तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि मॉइस्ट हीट हो या ड्राई हीट हो, हीट आपके लिए बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग से पहले अपने उस पार्ट को हीट कर लें, मतलब उस पर आप मॉइस्ट या ड्राई हीट अप्लाई कर लें ताकि वो आपकी स्टिफनेस जो है वो सबसाइड हो जाए। ठीक है, वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद जो स्ट्रेचिंग के इफेक्ट्स आपके उस पे आएंगे ना, वो और भी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। ठीक है। अच्छा, जो जिम फ्रीक्स हैं, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, जिम में ट्रेनिंग करते हैं, उनकी बॉडी बड़ी स्टिफ रहती है, तो उनके लिए भी फिजियोथेरेपी के सेशंस हो सकते हैं अगर वो किसी भी चीज को फेस नहीं कर रहे हैं, कोई दर्द नहीं है उनके जॉइंट्स में, नहीं है ऐसा कोई इशू नहीं है, बट सिर्फ स्टिफनेस के लिए?
एग्जैक्टली वो फिजियोथेरेपी के सेशंस ले सकते हैं, वो भी ये मोडेलिटीज यूज कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की हमारे फिजियोथेरेपी में पेन रिलीविंग अल्ट्रासाउंड मशीन यूज होती है जो कि बिल्कुल थेराप्यूटिक पेन रिलीविंग इफेक्ट्स देती है। उसका कोई वो दूसरे अल्ट्रासाउंड से उसका कोई कंसर्न नहीं होता, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी की मोडेलिटी के तौर पे यूज किया जाता है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आपको स्लाइड स्टिमुलेशन देते हैं जो आपके पेन को रिलीफ करते हैं। इसके अलावा आपकी मैनुअल थेरेपी आ जाती है। लाइक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये बहुत हुनर होता है कि वो मैनुअली पेशेंट को कैसे ठीक कर रहा है। एक तो वो एक्सरसाइज करा रहा है लेकिन वो मैनुअली ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन कर रहा है कि जिससे आपको विद इन मिनट्स आपको लगेगा कि पेन कहाँ गई मेरी। ठीक है। और फिर फिजियोथेरेपी के जो सेशंस हैं उसके साथ कुछ मेडिसिन्स भी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो फिर कॉम्बिनेशन वो किस तरह से लेकर चलना चाहिए? वो बिल्कुल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन एज अ फिजिशियन जो आपको सजेस्ट करते हैं वो उसमें आपके मल्टीविटामिन ऐड होना चाहिए, उसमें आपका कैल्शियम ऐड होना चाहिए, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, और आपका कोई भी पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट आपको दिया हुआ है वो ऐड हो, और साथ में आपकी फिजियो चलती रहे तो बेस्ट है। एक मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ज़बरदस्त किस्म का मल्टीविटामिन रिकमेंड करती हूँ, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी, पैट 4 के नाम से है। वो नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जिस पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं बहुत ज्यादा लिखती हूं। तो टॉयज अ डे और वंस अ डे? वंस अ डे। वंस अ डे। और किसी भी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, किसी भी एज के लोग। किसी भी उम्र के लोग जो है वो इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो टॉयज अ डे नहीं, आपने सिर्फ दिन में एक टैबलेट इसकी लेनी है जिससे आपको बेहतरी महसूस होगी। जब बेहतरी महसूस होगी आप डॉक्टर रमला को दुआएं देंगे। बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रमला आमिर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।